जय हिंद, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर रहे हैं। आपको मैंने कुछ होमवर्क दिया था लास्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर से कुछ सवाल, जैसे आपने जो सोल्ड एग्जांपल मैंने आपको दिए थे, सोल्ड एग्जांपल आप ढंग से कीजिएगा ना। जो मैंने आपके साथ असाइनमेंट शेयर किया था, एक पीडीएफ भी शेयर किया था, उसमें जो सोल्ड एग्जांपल है वो अच्छे हैं, तो सोल्ड एग्जांपल आप साथ साथ में करते रहिएगा। उसमें एक सोल्ड एग्जांपल था, एग्जांपल नंबर 18, वो सवाल अच्छा है। आप एक बार से ढंग से अगर आपने बाकी नहीं किए तो एग्जांपल 18 आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। और अगर वो आपको लगे कि भाई हाँ आपसे वो नहीं हो रहा है अच्छा, तो आप उसे नोट्स में लिख सकते हैं, मतलब वो सवाल नोट्स में लिखा जा सकता है, वर्थ है वो सवाल। इसके अलावा लास्ट लेक्चर में मैंने आपको कुछ 2 सवाल दिए थे। मैंने आपको बोला था कि आप इसकी जो टाइम पीरियड आएगा, हमने 2 चार्जेस थे, हम उसे डिस्प्लेस कर रहे थे, और फिर मैंने पूछा जो टाइम पीरियड आएगा आप उसे सोल्व कीजिएगा और हम रिजल्ट हम बाद में देख लेंगे। तो ये शुरू करने से पहले जैसे मान लीजिए कुछ चीजें इसमें अगेन हो सकती है, थोड़े लेक्चर्स तक, 1-2 लेक्चर और तक आपको लग सकता है कि आपने कुछ चीजें पहले देखी हुई है। तो मैं जितनी इन्फॉर्मेशन है मैं सब दे रहा हूं। अगर आपको लगे कुछ आपका जाना पहचाना है, या फिर आप इस सवालों कर चुके हैं, मे भी कोई सवाल भी रिपीट हो जाए, आपको ऐसा लगे तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। तो हमने इसको पहले सोल्व करके रख रखा है, बिकॉज आपने भी सोल्व किया होगा जहां टाइम ना लगे। हमने क्या किया, हमें ये पता लग गया था कि मान लीजिए अगर 2 चार्जेस हैं आपके पास, दोनों पॉजिटिव चार्जेस हैं, और यहां पे अगर एक क्यू चार्ज को आप रखेंगे तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो आपके पास में टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा दैट विल बी स्टेबल, और इसका वर्टिकल डायरेक्शन में जो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम आएगा दैट विल बी अनस्टेबल। ठीक है, अब हमने क्या किया, हमने अगर कभी भी आपको किसी चीज का निकालना होता है कि इसका टाइम पीरियड कितना होगा, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन देखते हैं, पता लग गई, फिर उससे इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस करते हैं। तो हमने कर दिया। अगर आपने इसको एक्स डिस्टेंस डिस्प्लेस किया, अब आप इस पे लगने वाला नेट रीस्टोरिंग फोर्स देख लीजिए। तो मैंने क्या बोला, जैसे आप इसे इस तरफ लेके गए, जैसे आप इस तरफ ले गए, इस वाले पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इसकी वजह से फोर्स और इसकी वजह से फोर्स बराबर था, तभी तो इक्विलिब्रियम था। जैसे ही आप इसको इस तरफ शिफ्ट किया तो इसकी वजह से लगने वाला फोर्स बढ़ गया और इसकी वजह से लगने वाला फोर्स घट गया। तो F1 जो फोर्स है वो इसकी वजह से है, F2 जो फोर्स है वो इसकी वजह से है। तो हमें समझ में आया, अगर हम इधर गए तो F1 बड़ा आएगा किससे, F2 से। तो दो चीज पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, दैट इज F1 माइनस F2 इज इक्वल टू m। अब हमें F1 F2 की वैल्यू निकालनी है। F1 कितना होगा, k q डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो r कितना है, r बचा l माइनस x। हमने इसको l माना, इसको l माना, पूरे को l नहीं माना, बिकॉज कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है अगर आप 2l मान लेंगे तो ये आपके पास ये सेपरेशन l माइनस x, तो k q डिवाइड बाय l माइनस x का होल स्क्वायर माइनस k q डिवाइड बाय l प्लस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू m। इतना सही है। पहले आप आंसर देख लीजिए ना, आपका आंसर मैच कर रहा है, कुछ लोगों का आंसर दिखाओ पहले मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये इसका ओमेगा आ रहा है, फिर टाइम पीरियड आप इसको 2 पाई बाय ओमेगा करके निकाल सकते हैं। तो ठीक है, आपने देख लिया। अब आगे प्रोसीड करते हैं। हमने क्या किया, के क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर कॉमन निकाल लिया। तो कॉमन निकाल तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 1 माइनस एक्स बाय एल की पावर 2, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा -2, माइनस करेंगे यहाँ पे कितना बनेगा 1 प्लस एक्स बाय एल की पावर -2। इतना सही है। अब देख, यहां पे हमने बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाया। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन क्यों लगाया, बिकॉज ये वाली जो टर्म है दैट इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू 1। तो आप बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगा सकते हैं। बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन लगाएगा दोस्त, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 2x बाय एल, और ये कितना बन जाएगा तेरे पास 1 माइनस 2x बाय एल। ये करें तो ऐसा बन जाएगा, एक से एक साफ हो जाएगा। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो बनी वो कितनी बनी, के क्यू डिवाइड बाय एल स्क्वायर 4x बाय एल इज इक्वल टू m। और फिर तू यहाँ पे m ले जा, ये वाली टर्म आ गई, इसको ओमेगा स्क्वायर x के बराबर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे तेरे पास ओमेगा आ गया, मतलब ये क्या है, इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी। क्लियर, इसकी क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फिर आगे तो टाइम पीरियड निकाल लेगा। अच्छा मुझे एक बात बता, इस बार सवाल में ये बोलना जरूरी है क्या कि मतलब ये एसएचएम करेगा फॉर स्मॉल एक्स एसएचएम करेगा, या फिर बड़े एक्स के लिए भी एसएचएम करेगा? सिर्फ स्मॉल एक्स के लिए एसएचएम करेगा, बड़े एक्स के लिए भी एसएचएम करेगा? तो ये सिर्फ स्मॉल एक्स के लिए एसएचएम करेगा। क्यों? अगर ये एक्स तो छोटा कंसीडर नहीं करेगा ना, अगर तो ये नहीं मानेगा, ये कंडीशन सवाल में होनी चाहिए कि एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एल। अगर तो ऐसा नहीं मानेगा तो यहाँ पे बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन नहीं लगेगा। यहाँ पे खतरा मेंशन करें ना, बाइनोमियल एप्रोक्सीमेशन इस वजह से लगाया बिकॉज एक्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एल। तो ये कंडीशन सवाल में होनी चाहिए। अगर आप x को थोड़ा बड़ा रखेंगे तो एसएचएम नहीं आएगा, ऑसिलेटरी मोशन आएगा, वो कोई और हार्मोनिक होगा, वो सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा, कोई और होगा हार्मोनिक वो। तो ये इसकी किसकी रिलेटेड है, जब आपके पास x क्या हो, स्मॉल हो। आई होप सिंपल सवाल था, गणित था और उसमें कुछ नहीं था। स्टार्टिंग में स्टैटिक में जो अच्छे सवाल बनते हैं ना वो एसएचएम के ही बनते हैं और गणित से बनते हैं। कंसेप्ट को भी बिल्कुल नया नया होता है, तो क्या कंसेप्ट है उसके अंदर, बस एक कंसेप्ट स्टार्टिंग वाले पोर्शन में अच्छा रहता है कि अगर आप मीडियम बदलेंगे तो किस तरीके का फर्क आता है, उसमें थोड़े सवाल अच्छे बन सकते हैं। जो मैं सोल्ड एग्जाम्पल बताया था आपको वो उसी का था।
इज इट डन? इसके अलावा एक और दिया था आपको, तो वो सवाल मैं आपको दिखाता हूं। ये आ गया सवाल आपके पास। सवाल में क्या था, इसमें दो चार्जेस थे, प्लस क्यू। अब की बार यहां पे माइनस क्यू चार्ज था। यहां पे क्या था, माइनस क्यू चार्ज। इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ये अच्छी बात है, इसका जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो अगर आप इसे डिस्प्लेस करेंगे तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम आएगा, दैट विल बी स्टेबल और अनस्टेबल, दैट विल बी अनस्टेबल। बिकॉज जैसे ही आप इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये बोलेगा मेरे पास नेगेटिव आ गया, मतलब ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है ना, और डिस्टेंस कम हो गया तो इसके द्वारा लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो ये इसको रोक नहीं पाएगा, वो उधर निकल देगा। ये अच्छी बात है। फिर आपने क्या किया, इसको वर्टिकल डायरेक्शन में एक्स आपने डिस्प्लेस कर दिया। फिर आपने डिस्प्लेस किया, आपने एफ नेट निकाला। कैसे निकालेंगे एफ नेट, अब थोड़ा मैं दिखा देता हूं। आपने इसको इस डायरेक्शन में एक्स डिस्प्लेस किया, ये जो डिस्प्लेसमेंट आपके पास एक्स है। अब देख, इसकी वजह से जो फोर्स लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, और इसकी जो फोर्स लग रहा होगा वो दोस्त इस तरफ लग रहा होगा। इज इट क्लियर? ठीक है। अगर आप यहां पे देखिए तो एफ नेट कितना हो जाएगा, एफ नेट, तो इस वाले फोर्सेस की, एक ये फोर्स एफ है और ये वाला फोर्स भी एफ है। इस फोर्स के दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। हॉरिजॉन्टल वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, इधर बनेगा एफ साइन थीटा और इधर भी क्या बनेगा आपके पास, एफ साइन थीटा। ये दोनों एक दूसरे को मार देंगे। नेट नीचे की तरफ कितना है आपके पास, 2f cos थीटा, तो हमने लिख दिया 2f cos थीटा। फाइन। अब f की वैल्यू निकाली, f कितना हुआ, k q1 q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। ये सेपरेशन ये वाला लिया जाएगा ना, k q डिवाइड बाय r स्क्वायर। तो ये सेपरेशन कितना है आपके पास, रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर करें तो ये टर्म आएगी आपके पास। ठीक है। अब आपने एफ नेट को लिखा तो कितना बन जाएगा, 2f की जगह ये फंक्शन आ गया और cos थीटा। अब cos थीटा क्या है, cos थीटा ये है ना, दिस डिवाइड बाय दिस, तो cos थीटा क्या आ गया, x बाय अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यहां पे ये टर्म आ गई। अब देख, तुझे पता है x बहुत छोटा है। अगेन हम ये यहां पे मान के चल रहे हैं कि x इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू l। अगर तो ऐसा नहीं मानते तो एसएचएम नहीं आएगा, कोई और ऑसिलेशन आएगा आपके पास। तो हमने मान लिया तो यार x अगर बहुत छोटा था तो एक्स स्क्वायर तो और छोटा हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर को आप यहीं पर डायरेक्टली जनरेट कर सकते हैं, किसके बराबर, 0 के बराबर। नहीं तो आप बाइनोमियल रहेंगे तब भी घूम फिर के यही टर्म बन जाएगी आपके पास। तो अगर आप देखेंगे तो कितना बन गया, एम इज इक्वल टू के क्यू क्यू एक्स डिवाइड बाय एल क्यूब। हमने इसको यहाँ पे आप बाइनोमियल की तरफ प्रोसीड करें तब भी उतना ही आएगा। तो हमने, क्योंकि एक्स स्क्वायर एक्स छोटा है तो एक्स स्क्वायर तो बहुत छोटा हो गया ना, तो एल स्क्वायर की टर्म में बहुत छोटा हो गया। कुछ लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि सर जी एक्स छोटा है तो ये बहुत छोटा है, तो ये 0 को टेंड कर रहा होगा, और ये अगर 0 को टेंड कर रहा हो तो पूरी टर्म 0 बन जाएगी। ऐसे नहीं करते, अप्रोक्सीमेशन लगाने का भी एक तरीका है ना, मतलब मेरी बात समझ में आ रही है। इसको जब आप जोड़ेंगे, मैं आपको बोलूं 1 + 0.00001, तब आप बोल देंगे भाई साहब कि ये क्वांटिटी 1 हो सकती है। पर आपको बोलो 0.0001, तो आप इसको 0 तो नहीं बोल सकते ना, अप्रोक्सीमेशन ऐसे नहीं रखता ना आपके पास। तो यहां से आपने सोल्व किया तो ये आपके पास m इज इक्वल टू दिस टर्म आ गया। हमने इसको 0 कर दिया तो ये कितना बन जाएगा, एल क्यूब बन जाएगा। तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, 2k क्यूब x डिवाइड बाय एल क्यूब। तो यहां से इसको आप ओमेगा स्क्वायर x के बराबर कर दीजिए, इसको नीचे ले जाइए, तो ये आपके पास इसका ओमेगा आ गया, और ओमेगा अगर टाइम पीरियड आप इजीली निकाल सकते हैं। तो सवाल तो सिंपल था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, पर ऐसी प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो आई होप आपने सही किया होगा। ठीक है, आप ये छाप लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, थोड़ा EFI के बारे में बात करते हैं। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले वाले में हम स्टार्टिंग वाले लेक्चर में हमने ये देखा था बेसिक, उसके बाद में हम कूलम्ब लॉ पे गए। ये थर्ड आर्टिकल की तरह है आपके पास, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पहले तो यार ये इलेक्ट्रिक तो समझ में आ रहा है, चार्ज से रिलेटेड शायद कुछ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब क्या होता है आपके पास, फील्ड मतलब क्षेत्र हो गया, मतलब ना एक रीजन हो गया आपके पास में, बड़ा एरिया हो गया, उसे हम फील्ड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ये, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने क्यू चार्ज रखा, मेरी बातों से ढंग से समझना ना, यहाँ पे आपने क्यू चार्ज रखा, इस क्यू चार्ज की वजह से कोई और चार्ज, जैसे यहाँ पे आप कोई भी चार्ज को रखें, जितने बड़े रीजन के अंदर, जितने बड़े एरिया के अंदर इस चार्ज की वजह से कोई दूसरा चार्ज फोर्स महसूस कर सकता है, वो पूरा रीजन आपके पास में, फिर वो पूरा फील्ड क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है। किसी एक चार्ज की वजह से, जैसे यहाँ पे चार्ज रखा, इस चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज जितने बड़े फील्ड के अंदर या फिर जितने बड़े रीजन के अंदर या जितने बड़े एरिया के अंदर इस चार्ज की वजह से फोर्स महसूस कर सकता है, वो फील्ड या फिर वो रीजन या फिर वो एरिया क्या कहलाता है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है। अच्छा मुझे एक बात का जवाब दे, यहाँ पे तूने क्यू चार्ज को रखा, तो इस क्यू चार्ज की वजह से दूसरा चार्ज कितने दूरी तक फोर्स महसूस करेगा, आर के कब तक रखूं कि फोर्स महसूस करेगा। तो आप पता है फोर्स होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो R अगर इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा, R इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तब फोर्स 0 होगा। मतलब भाई साहब ये वाला चार्ज इस चार्ज की वजह से
एरिया के अंदर फोर्स महसूस कर सकता है। मतलब आप इसे कितना ही दूर रखिए, कितना ही दूर रखिए, कुछ ना कुछ फोर्स महसूस करेगा ही करेगा। पास होगा ज्यादा महसूस करेगा, दूर होगा तो कम महसूस करेगा। मतलब जिसका रीजन है, मतलब इस चार्ज की वजह जो रीजन है जहां पे कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल फोर्स महसूस कर सकता है वो रीजन इनफाइनाइट है। इसका मतलब एक चार्ज की वजह से, इस क्यू चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो फील्ड इनफाइनाइट है। फील्ड समझ में आ रहा है? ये होता है आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, हम फील्ड की बात क्यों करते हैं, मतलब यहाँ पे ये सब चीजें क्यों है? क्योंकि ना एक्चुअली ये आपके पास में जो आपके पास फील्ड फोर्सेस बोलते हैं हम, जो आपकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फील्ड फोर्सेस है। इसका मतलब ये है कि ना, ये पहले क्या करते हैं, जैसे आप इस क्यू चार्ज को रखते हैं, मतलब ये एक्चुअली इसके बिना भी काम हो जाएगा, पर थोड़ा सा डेप्थ में जा रहे हैं किस तरह के फोर्सेस रखते होंगे। मतलब क्या होता होगा यार, ये एक क्यू चार्ज इस क्यू चार्ज में फोर्स लगा लेता है, मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब यहाँ पे एक क्यू चार्ज पड़ा है, वहां पे दूसरा क्यू चार्ज पड़ा है और मैं उसे अट्रैक्ट कर ले रहा हूँ, मेरे को टच नहीं किया फिर मैं दूर से अट्रैक्ट कर ले रहा हूँ। ये अजीब नहीं है थोड़ा सा? जैसे मान के देख कि तेरे सामने एक बुक पड़ी है, तूने इस बुक को हाथ से उठा लिया तो वो बात ठीक है, पर सोचो देख मैंने ऐसे किया, वो बुक मेरे हाथ में आ गई, ऐसे तो हो रहा है, मैंने छुआ नहीं फिर वो बुक मेरे हाथ में आ गई। जैसे ऐसे ना जादू टाइप हो गया या फिर भूत टाइप हो गया। तो यार ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है ना, मतलब ये इसमें जाके टच नहीं कर रहा आपके पास में, विदाउट टचिंग फोर्स अगर है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स होता है। मैं आपको बोलूं कि यहाँ पे एक मार्कर था, इसको मैंने छोड़ा, वो नीचे चला गया, तो आपको अजीब नहीं लगता, बिकॉज आप देखते आते हैं। पर आप सोच के देखिए, एक मार्कर वहां पे पड़ा है, मैंने ऐसे अपना हाथ किया और वो मार्कर मेरे हाथ में आ गया, तो आपको लगेगा मास्टर तो भूत है। क्योंकि ऐसा नहीं होता ना, हमने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम अपने खुद की वजह से हम नहीं लगा पाते। मुझे अगर किसी चीज को उठाना है या फिर किसी चीज को धक्का देना है तो मुझे हाथ से ही देना पड़ेगा। हम कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम खुद लगा सकते हैं, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हम नहीं लगा सकते। पर नेचर ने बहुत सारी जगह पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस बनाए हैं, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है। ग्रेविटेशन फोर्स है, मैंने बोला इसको अट्रैक्ट करा धरती पर, धरती कोई हाथ तो नहीं है ना, धरती में कोई हाथ है तो इसे खींच रहा है, ऐसे कोई हाथ नहीं है, वो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेज है। तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कैसे लगते हैं? फील्ड से लगते हैं। ये क्या सेटअप होता है इसमें? ये सबसे पहले क्यू चार्ज क्या करता है, अपनी वजह से एक फील्ड जनरेट करता है। यहां पे ऐसे फील्ड जनरेट करेगा, ऐसे, मेरी बात समझ में आ रही है? सबसे पहले ऐसे फील्ड बनाएगा आपके पास, हम इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा पढ़ेंगे भी अभी। तो ऐसे फील्ड बनाता है। फिर ये फील्ड बनाने के बाद में क्या होता है, इसने फील्ड बना लिया, अब इसके फील्ड में कोई क्यू चार्ज आता है, तो यहाँ पे जैसे मान लो कोई चार्ज को आपने रखा, फिर इस क्यू चार्ज को क्या लगता है, अच्छा यहाँ पे कोई फील्ड है, किसकी वजह से? इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस क्यू चार्ज की वजह से, तो फोर्स लगता है। मेरी बात समझ में आ रही? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस फील्ड फोर्स होते हैं, वो पहले अपनी वजह, जैसे मैं एक, मान लीजिए मेरे से ऐसा होता है कि मैं अगर यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरी आसपास कोई भी आदमी आएगा तो वो खींचा चला आएगा मेरी तरफ, मान लिया ऐसा। तो मैं क्या करूं, सबसे पहले मैं जाऊंगा वहां पे, मैं अपना फील्ड तैयार करूंगा, जैसे चार्ज करता है, आप चार्ज को कहीं पे लाके रखते हैं तो अपना फील्ड क्रिएट करता है पहले, तो फील्ड क्रिएट होता है, उसके बाद उस फील्ड के कॉन्टैक्ट में कोई आता है तो उस पर अट्रैक्शन लगता है। क्लियर? तो इस तरीके का फोर्स है। तो आपको समझ में आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में मैंने यहाँ पे आपको तीन चीजें दिखा रखी है। पहली चीज क्या है, पहले में लिखा हुआ आपके पास, इट इज ए रीजन इन स्पेस इन विच ए चार्ज पार्टिकल कैन एक्सपीरियंस एन इलेक्ट्रिक फोर्स। पहला तो ये लिखा रखा है, तो ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर ही दिया कि ये वो सारा इतना जितना बड़ा एरिया होता है ना, उस सारे एरिया को आप फील्ड बोलते हैं जहां पे एक चार्ज की वजह से कोई दूसरा चार्ज फोर्स महसूस कर सकता है। तो वो फील्ड कितना बड़ा होगा, इनफाइनाइट लॉन्ग होगा। क्लियर? सेकंड पॉइंट आपको क्या लिखवा रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज एट रेस्ट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड दोनों अलग अलग बातें हैं। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड जो आपके पास होता है ना, जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो क्या है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज की वजह से प्रोड्यूस हो और जो चार्ज वो चार्ज रेस्ट पे होना चाहिए, तो वो फील्ड क्या कहलाता है आपके पास में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहलाता है। मेरी बात समझ में आ रही? मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ, देखना एक बार। और थर्ड पॉइंट एक बार देख लेते हैं, उसके बाद हम थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। थर्ड पॉइंट में आपको क्या दिखाया गया, आपको थर्ड पॉइंट में दिखाया गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज की वजह से भी प्रोड्यूस हो सकता है और बिना चार्ज भी प्रोड्यूस हो सकता है। अरे यार ये क्या बात है, मतलब बिना चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है। ये आपको अजीब लगेगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आप ये नहीं बोल सकते जैसे यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये चार्ज की वजह से आया होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड बिना चार्ज भी आ सकता है, पर वो आप समझेंगे ईएमआई के अंदर। ईएमआई में होता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या होता है? इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी नया है आपके लिए, इस चैप्टर में हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, हम उसे ईएमआई में पढ़ेंगे। इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो बिना चार्ज के आता है। क्लियर? तो हम इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। देख इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे बड़ा है आपके पास। इसके दो पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड के। कौन कौन से पार्ट है? एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, और एक आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। मेरी बात समझ में आ रही है? दो नाम है, एक नाम आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, एक है आपके पास इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड क्या होता है? वो फील्ड जो किसकी वजह से है आपके पास? चार्ज की वजह से है। ये क्या आता है? दिस इज, इसका कोज क्या है आपके पास? कोज है आपके पास चार्ज, जो कहां पे है? एट रेस्ट। और अगर इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो ये अभी आपके लिए नया है, कौन चैप्टर पढ़ेंगे आप इसे? EMI में। इसका कोज क्या होता है? इसका कोज होता है चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है ना आपके पास में, तो इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। एक्चुअली दुनिया गोल है ना, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म तो पूरा ही गोल है भाई साहब। इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनता है, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, मतलब ऐसा हो जाता है। जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को वेरी करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, दोनों आपस में लिंक्ड है। इसी वजह से इस ब्रांच का नाम क्या है? स्टार्टिंग में हमने देखा, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्लियर? बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों लिंक्ड है आपस में बहुत बढ़िया ढंग से। तो हम इसको धीरे धीरे हम समझेंगे इस बात को, पर मेरी बात सुनो अपने ढंग से। मैं तो क्या बोल रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड बाप है, इसके दो बच्चे हैं, कौन कौन से? इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी अभी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ नाम जान ले। अगर मैं तुझे बोलूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो पक्का यहां पे कहीं कोई चार्ज होगा। ये बात सही है या गलत है? गलत है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है चार्ज की वजह से भी आए, और हो सकता है इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे हो तो मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने की वजह से भी हो सकता है। मेरी बात समझ आ गई? मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड होने के लिए चार्ज हो ये कोई जरूरी नहीं है, बिना चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड आ सकता है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन किस में जाएगी? EMI में। पर अगर दोस्त मुझे कोई बोल दे सर यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, तो पक्का वहां पे चार्ज होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का मतलब ये है एक ऐसा फील्ड जो किसकी वजह से आया हो? तेरे पास चार्ज की वजह से आया हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के दो बच्चे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड और इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? ये किसकी वजह से? चार्ज की वजह से। किसकी वजह से? चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ठीक है, ये आपके पास तीनों पॉइंट्स आप छाप लीजिए। आइए अब थोड़ा आगे बढ़िए। अभी हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ये पहले समझ से इसको पढ़ क्यों रहे हैं, मतलब इसकी क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बिना ही काम चल जाना चाहिए। कुड़म तो पढ़ लिया ना, बस हो गया, बेसिक खत्म करो। इसकी क्या जरूरत है, क्यों इसको पढ़ रहे हैं, पहले वो समझो। तो एक बेसिक बात समझाता हूँ तो शायद उससे चमक जाए मेरी बात। यहाँ पे से धरती है, ये धरती है, ठीक है, ये अर्थ है आपके पास। क्लियर? अर्थ के ऊपर मैं खड़ा हूं, मेरा नाम मनीष है, तो मैंने M नाम का एक मास्टर में खड़ा हूं। क्लियर? धरती का मास के पास कुछ M ही है आपके पास ना। तो आपसे पूछा गया कि यार भाई साहब ये इस बंदे पे, ये जो मैं मान लीजिए कोई भी एक बंदा है उसका नाम M है, तो धरती उस पर कितना फोर्स लगा रही है? तो आप क्या बोलेंगे? G मास ऑफ अर्थ, मेरा मास डिवाइड बाय R स्क्वायर। R किसकी रेडियस है? अर्थ की रेडियस। इतना ही फोर्स आता है Gm1 m2 बाय R स्क्वायर। अब मैंने बोला भी मेरे पे इतना फोर्स आया, तो एक और नया बंदा आ गया, उसने बोला मेरा भी तो बताओ। इसका नाम मान लीजिए पप्पू है, ऐसे मान लीजिए इसका नाम पप्पू है, ठीक। अब ये पप्पू बोला भाई साहब सर मेरा भी फोर्स बताओ, तो मैंने कहा तू तेरा भी जान ले भाई। तो मेरे को तेरा फोर्स कितना है, तेरे ऊपर लगने फोर्स ऑफ कितना है? Gm मास ऑफ P डिवाइड बाय R स्क्वायर। ये पप्पू का मास हो गया आपके पास, ठीक है, क्लियर। अब ये निकलेगा, फिर एक और बंदा आया, उसका नाम बंटी था, मान लो, कुछ भी नाम रख लो, नाम तो घर का ही है, कुछ भी बंटी नाम रख लिया मान लिया। अबे बंटी बोला भाई साहब मेरे ऊपर ही फोर्स बताओ, मैं तू ही पूछ ले। F इज इक्वल टू Gm1 मास ऑफ बंटी डिवाइड बाय R का स्क्वायर। अब सर क्या मतलब ये क्या चल रहा है, इससे क्या लिंक है इस चीज का, वो समझने की कोशिश कर। अभी तो इसकी वैल्यू नहीं निकाली, अगर वैल्यू निकाली जाएगा जी की वैल्यू पुट कर, कितनी जी की वैल्यू 6.67 10 to the power -11। मास ऑफ अर्थ पुट कर, बहुत अच्छा खासा बड़ा आता है। रेडियस पुट कर, 6400 किलोमीटर। फिर मेरा मास पुट कर, पूरा सोल्व कर, कैलकुलेटर लेना पड़ेगा, नहीं कर पाएंगे वैसे। फिर यहाँ पे मास वापस सेम कैलकुलेशन, पप्पू का रखिए। तो इसमें तो एक बात समझ में आ रही होगी कि एक चीज कॉमन है इन सब में। क्या क्या कॉमन है सर? तीनों के अंदर ये वाली जो आइटम है, ये और ये तीनों आइटम क्या है आपके पास? कॉमन है। समझ में आ रही है ना? ये वाली बात तीनों में रिपीट हो रही है। अगर ये बात तीनों में रिपीट हो रही है आपके पास में, तो क्यों ना अगर हम इसकी वैल्यू पहले से निकाल लें। अगर मान लीजिए इसकी वैल्यू अब बार बार सोल्व करना पड़ रहा है, इसमें वापस जी पुट करो, मास ऑफ अर्थ पुट करो, रेडियस ऑफ अर्थ पुट करो। अगर मान मैं पहले ही केस में इसकी वैल्यू अगर निकाल देता, जिसके लिए कितनी आती है? जी आती है, इसको आप स्मॉल जी बोलते हैं। अगर ये वैल्यू आप पहले निकाल देते तो आपके काम आसान हो जाता। आपने इसकी वैल्यू निकाली, जी की वैल्यू आई 9.8, तो आपने मुझसे पूछा भाई आप पे फोर्स निकालना है, मास बताओ। मैंने बोला मेरा मास 68 kg है, मान लो 68 इंटू में जी आप पे फोर्स हो गया। इस पप्पू से पूछा तेरा, वो बोला मैं 75 किलो का हूँ, 75 का। तो मैंने बोला तेरे ऊपर जो अर्थ फोर्स है वो कितना? 75 इंटू में जी। अब ये किसी बंटी ने पूछा, बंटी मान लो बहुत पतला था, 50 किलो का था, तो 50 इंटू में जी। मेरी बात समझ आ रही है? तो यार अब क्या होगा सर, कैलकुलेशन बहुत आसान होगी।
ये जो चीज रिपीट हुई थी इसकी वैल्यू हमने पहले से निकाल के तैयार कर लिया। अब आप इसमें वैल्यू जो इसका मास चाहिए वो मास मल्टीप्लाई कर दो, इस वैल्यू में काम हो जाएगा। जैसे ये ऐसे मान लीजिए ये ग्रेवी हो गया तेरे पास ना, ऐसे नहीं जैसे अब रेस्टोरेंट में जाते हैं हम बोलते हैं भाई हमें कढ़ाई पनीर खिलाना है, तो कढ़ाई की एक ग्रेवी अलग होगी, तो पनीर है तो उसमें पनीर डाल दिया, कढ़ाई चिकन खाना तो उसमें चिकन डाल दिया, मतलब एक चीज कॉमन कर दी, जो चीज बार बार आनी है वो पहले से बना के रख दी, अब जो डालना है वो उसमें डालते रहे। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये ग्रेवी जो था वो ये था स्मॉल सी, यहाँ पे भी ये बार बार रिपीट हो रहा, तो मैंने बोला इसको अलग तैयार कर लो, तैयार कर दिया, इसके लिए जी आ गई, अब उससे मास डालते रहो, तो काम आसान हो गया ना, बार बार कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही। सिमिलर इफेक्ट के लिए इसी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बनाई। वो क्या करेगा अब मैं आपको समझाता हूं, तब आपको बात अच्छे से चलती। सुन, अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऐसे एक चार्ज मान लेते हैं ना, एक यहाँ पे क्यू चार्ज था, फाइन, इससे आर दूरी के ऊपर, यहां से ऐसे कुछ आर डिस्टेंस के ऊपर आपके पास एक चार्ज को रखा गया Q1 को। मुझे बोला गया बताइए इस Q1 से लगने वाला फोर्स कितना, तो मैंने बोला Q1 पे लगने वाला फोर्स होगा F = KQ Q1 / R²। फिर किसी ने बोला नहीं अब Q1 नहीं है, यहाँ पे हमने Q2 को रखा है अब की बात, तो बताइए फोर्स ऑन Q2 कितना, तो मैंने बोला फोर्स ऑन Q2 भी निकाल देते हैं, KQ / R²। फिर एक और बंदा आया, वो बोला भाई साहब Q2 भी नहीं है, Q3 है, Q3 पर लगने वाला फोर्स बताओ, तो मैंने बोला ठीक है भाई Q3 बता देते हैं, तो फोर्स ऑन Q3 देखा तो कितना है, KQ / R²। अब एक बार बार चार्ज अगर आदमी बदलता जा रहा है और मेरे को पूरा एक्सप्रेशन वापस लिखना पड़ रहा है, अब मुझे सॉल्व करते के की वैल्यू भी निकालनी पड़ रही है, क्यू की वैल्यू लिखनी पड़ रही है, Q1 R से पूरा कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, तो थोड़ा लेंथी हो जा रहा है। बार बार जैसे कोई Q4 लेके आएगा तो फिर Q4 के लिए लिखूंगा, पर अगर आप देखें इन तीनों केसेस के अंदर एक चीज कॉमन है, वो चीज क्या है, ये दिस। जैसे ग्रेविटेशन वाले में G/R² कॉमन था ना, वैसे इसमें ये टर्म कॉमन है, तो अगर ये टर्म कॉमन है तो क्यों ना इसकी वैल्यू अलग से निकाल ली जाए। अगर इसकी वैल्यू अलग से निकाल ली जाएगी तो आपको बार बार कैलकुलेट करते हैं, इसकी वैल्यू नहीं सोल्व करनी पड़ेगी, इसकी वैल्यू कुछ आ जाएगी आपके पास, और इसी की वैल्यू दोस्त क्या बोलते हैं, EFI। EFI मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो वैल्यू KQ/R², इसको क्या बोलते हैं आप, EFI। तो EFI हम इस वजह से निकालते हैं, अगर मान लीजिए हमने किसी एक पॉइंट पे EFI निकाल लिया तो आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ये वाली वैल्यू तो मिल गई। अगर अब आपको फोर्स निकालना हो किसी चार्ज पे तो उस पॉइंट का EFI × Q कर दें, तेरे पास फोर्स आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है हम EFI क्यों निकाल रहे हैं, हम EFI इसलिए निकाल रहे ताकि एक ही बार बार जो प्रोसेस हो रहा है उस प्रोसेस से बचा जा सके, जो हमने काम Gm/R² की वैल्यू निकाल के किया था, कहां पे, ग्रेविटेशन के अंदर। क्लियर? तो अगर मैं यहां पे पूछूं भाई EFI का एक्सप्रेशन क्या बना, तो EFI क्या है देखते हैं पास, EFI है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ऐसे ही तो है देख, ये आइटम ये है ना EFI, ये EFI क्या है, फोर्स, ये चार्ज नीचे जाएगा, मेरी बात समझ में, क्या है ये तेरे पास, फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो हमने इसका ऐसे E फॉर्म में ऐसे लिख दिया, तो ये EFI ये फोर्स पर यूनिट चार्ज है। अब ये देख यहां पे जो F0 है, F0 वो क्या होगा तेरे पास, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इसके ऊपर लगने वाला जो ये F0 क्या है, जो फोर्स लग रहा हो किसके ऊपर, टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे। अभी और समझते हैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्या है, ये जो Q0 है आपके पास में, Q0 क्या है, Q0 है टेस्ट चार्ज पार्टिकल, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और इसकी वैल्यू कितनी लेते हैं, +1 कूलम। टेस्ट चार्ज पार्टिकल की वैल्यू फिक्स होती है, दैट इज +1 कूलम। ये जो आपके पास में E वेक्टर है, E वेक्टर ये क्या दिखा रहा है आपके पास, दिस इज EFI, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और इसकी जो डेफिनेशन बनी वो क्या बनी तेरे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज, दिस इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। क्लियर है ये बात, ठीक है। और अब ये बताइए E वेक्टर मतलब E जो है EFI है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, EFI इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो हमने क्या बोला, E वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा इसकी यूनिट देखते हैं, EFI की यूनिट क्या आएगी, EFI की यूनिट क्या है, जैसे फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो इसकी यूनिट क्या बनेगी तेरे पास, जो इसकी यूनिट होगी, ये यूनिट कितनी तेरे पास, न्यूटन पर कूलम। अब मेरी बात को समझना, अगर हमें किसी पॉइंट पे EFI गिवन होगा, मान लीजिए उस पॉइंट पे EFI E है और किसी चार्ज Q पे लगने वाला फोर्स निकालना है, वहां पे मान लीजिए उस पॉइंट पे आपने कोई Q चार्ज रखा, तो उस पे जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा वो कितना होगा आपके पास, दैट विल बी Q * में E। मतलब अगर EFI मिल गया तो आपको ये मिल गया 1 यूनिट चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा होगा, और चार्ज के लिए कुछ Q होगी तो फोर्स कितना हो जाएगा, F = Q * में E।
अब मेरी बात सुन, मैं तो तरीका सिखाता हूं कि कैसे हम EFI निकाल सकते हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाता हूं। हम यहां पे लिख रहे हैं प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग EFI, प्रोसेस ऑफ कैलकुलेटिंग EFI। क्या तरीका है किसी पॉइंट पे EFI निकालने का? सबसे पहला है कि जिस पॉइंट पे EFI निकालना है ना, हमें जिस पॉइंट पे EFI निकालना है वहां पे कितना चार्ज रख, +1 कूलम चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज पार्टिकल को वहां पे रख दे। तो हमने क्या लिखा, पुट या फिर प्लेस टेस्ट चार्ज पार्टिकल एट पोजीशन वेयर वी हैव टू कैलकुलेट EFI, where we have to calculate EFI। ये बात समझ में आ गई? तो जहां पे हमें EFI निकालना था वहां पे क्या रखा, टेस्ट चार्ज पार्टिकल, और टेस्ट चार्ज पार्टिकल कितने, +1 कूलम। सेकंड क्या है, कैलकुलेट फोर्स ऑन दैट टेस्ट चार्ज पार्टिकल। उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकाल ले यार। अब टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स निकाला, उसको क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स होगा उसका नाम क्या होता है आपके पास, F0। क्लियर? फिर आपके पास में जो EFI होगा, वो EFI कितना होगा, F0 डिवाइड बाय Q0। इज इट क्लियर? जो EFI होगा वो क्या होगा, दैट फोर्स, फिर डिवाइड किससे कर दे, फिर टेस्ट चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर दे। तो इस प्रोसेस से तेरे पास EFI आ जाएगा। अच्छा एक ये बता, अगर EFI एक वेक्टर क्वांटिटी है उसकी डायरेक्शन कैसे ऑब्जर्व करेंगे? अगर EFI एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, आपने देखा अभी, तो उसकी डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे? जिस डायरेक्शन में, सुनना मेरी बात को सही ढंग से, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ EFI एट दैट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, तो हमने यहां पे लिख दिया। कैसे चेक करेंगे डायरेक्शन ऑफ EFI? डायरेक्शन ऑफ EFI कैसे दिखेगा दोस्त? द डायरेक्शन इन विच टेस्ट चार्ज पार्टिकल इज experience force is direction of EFI। तो ये भाई साहब EFI की थ्योरी यहां पे इतनी है। अगर आपको चमक गया होगा तो आपके सवाल नहीं फंसेंगे। मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। पहले तो आप ये समझिए EFI को क्यों बनाया गया। EFI को इस वजह से बनाया गया बिकॉज कैलकुलेशन में कुछ चीजें बार बार आ रही थी, तो क्यों ना उसकी वैल्यू पहले निकाल लें ताकि हमें दिक्कत ना हो। तो हम इसकी KQ/R² को हम क्या बोल देते हैं, EFI। अगर कभी फोर्स निकालना होगा तो EFI मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, चार्ज। जैसे मुझे किसी पॉइंट पे EFI E है और आपको निकालना है फोर्स, तो फोर्स कितना होगा, Q इंटू में E। ठीक है, फिर हमने बोला इसको थोड़े टर्म्स में लिखा जाए तो EFI क्या है, EFI है फोर्स, ये चार्ज नीचे आ जाएगा तो फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमने लिख दिया EFI इज इक्वल टू F0 बाय Q0। अच्छा, F0 क्या है, चार्ज ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ठीक है, F0 इज फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल। ठीक, ये Q0 क्या है, Q0 टेस्ट चार्ज पार्टिकल है। कितना लेते हैं टेस्ट चार्ज पार्टिकल, +1 कूलम। कोई और टेस्ट चार्ज पार्टिकल नहीं लेना, क्या लेना, +1 कूलम। और ये E वेक्टर किसको बता रहा है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को। और इसकी डेफिनेशन क्या हुई, दैट इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, E वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इतनी बात सही। अब हमने सीखा प्रोसेस, जिस पॉइंट पे EFI निकालना है वहां पे +1 कूलम चार्ज को रखिए, फिर उस पे क्या निकालिए, फोर्स निकालिए, फिर उस फोर्स को किसके चार्ज से डिवाइड कर दीजिए, उस टेस्ट चार्ज पार्टिकल के चार्ज से डिवाइड कर दीजिए। तो कितना आएगा आपके पास, F0 डिवाइड बाई Q0 आ जाएगा। ठीक है, और डायरेक्शन कैसे देखेंगे, जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है दैट इज द डायरेक्शन ऑफ EFI। इसकी यूनिट क्या है आपके पास, इसकी यूनिट है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, आप इसे छापिए, फिर हम आगे चलते हैं। आइए अभी हम निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसका निकनेम है EFI, किसकी वजह से, एक पॉइंट चार्ज की वजह से। देखिए कैसे निकालते हैं। हमने जो थ्योरी में बोला था हम उसे ही प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे Q चार्ज है, ये Q चार्ज है। इस चार्ज की वजह से, ये सोर्स चार्ज हो गया ना, जिस चार्ज की वजह से निकालना है, ये सोर्स चार्ज है। इस चार्ज की वजह से यहाँ पे एक पॉइंट है, कितनी दूरी पे, R दूरी पे। इसकी वजह से हमें क्या निकालना है दोस्त, EFI निकालना है। इस पॉइंट का नाम हो गया O। इस O पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, EFI। तो हम क्या बोलेंगे, EFI एट O निकालने के लिए मास्टर ने क्या बोला, जिस पॉइंट पे EFI निकालना है वहां पे कितना चार्ज रखो, +1 कूलम। तो एक बार इमेजिनरी मान लिया हमने कि हमने +1 कूलम चार्ज रखा है, अपने मने मन में फील कर दिया, मतलब यहाँ बनाओ मत, मने मन फील करो, यहाँ +1 कूलम रखा है। क्लियर। अब इसके ऊपर फोर्स निकालो, जिसके ऊपर फोर्स कितना आया आपके पास, तो आपने फोर्स बोला, इसके ऊपर फोर्स आया दैट इज KQ +1 कूलम डिवाइड बाय R²। ये
पॉजिटिव 1 कूलम लिखा हुआ है ना आपके पास, पॉजिटिव 1 कूलम। ये आया एफ नोट, ये क्या आपके पास फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज पार्टिकल। मेरी बात समझ में आ रही है। फिर ई नोट क्या होगा आपके पास, ई नोट होगा एफ नोट डिवाइड बाई क्यू नोट। तो वापिस को किससे डिवाइड करना है, एफ नोट को पॉजिटिव 1 कूलम से डिवाइड करना है। तो ई नोट कितना बन जाएगा तेरे पास, ई नोट बन जाएगा के क्यू बाय आर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ रही है। तो हम इसको कैसे प्रोसीड करना चाहिए, मतलब मैं इसे कैसे करता हूं, आप मन में ऐसे फील रखिए कि आपको पॉजिटिव 1 कूलम पे फोर्स निकालना है, और उस फोर्स को जब आप निकाल रहे हैं तो उसको मन ही मन में 1 कूलम से डिवाइड करिए। लिखिए मत, आप 1 कूलम से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या बचे सिर्फ के क्यू बाय आर स्क्वायर। वापिस बोल रहा हूं, जहां पे निकालना हुआ ना EFI, वहां पे काम करना, ऐसे इतने स्टेप में नहीं करना, तू बस ऐसे मानना कि तू 1 कूलम चार्ज पे फोर्स निकाल रहा है। फोर्स लिखेगा, बस उसमें फोर्स लिखते वक्त ये 1 कूलम वाली टर्म मत लिखना, बिकॉज वो तो कट जाएगा ना बाद में डिवाइड करने से। तो ये सीधा EFI आ जाएगा, के क्यू बाय आर स्क्वायर। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन बता सकता है कि इस वाले पॉइंट पे EFI किस तरफ होगा, ये बता सकता है। तो कैसे देखते थे डायरेक्शन ऑफ EFI, जिस डायरेक्शन में यूनिट चार्ज पे या फिर जो टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता है, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ EFI। तो यहां पे ये जो पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज है, इस पे किस तरफ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है ना। तो ये आर कैप डायरेक्शन हो गया, आर कैप, ये वाली डायरेक्शन को आर कैप बोल दिया वैसे, तो मैं क्या बोल दूंगा, आर कैप, मतलब इस डायरेक्शन में EFI है। सिंपल था, कोई दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है। बस जैसे कूलम स्लो था वैसे ये, बस इसमें एक चीज है, 1 कूलम इमेजनरी रखना है और फिर उसको डिवाइड से हटा देना है और डायरेक्शन ऑफ EFI मिल जाएगा। इससे EFI से बेनिफिट क्या है, मेरी बात सुनना, अगर मैं यहाँ पे कुछ Q2 चार्ज रखता, Q2 चार्ज, तो उस पर मेरा फोर्स कितना होता, यहाँ का EFI पता है, मल्टीप्लाई Q2 कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। एक और सवाल करके देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे तेरे पास पॉजिटिव चार्ज की जगह माइनस क्यू चार्ज है, यहाँ पे कितना तेरे पास माइनस क्यू चार्ज, और यहाँ पे ऐसे एक पॉइंट है, इस वाले पॉइंट का नाम कुछ P मान देता हूँ, क्लियर। और इसकी दूरी कितनी है, R। अब ये वाला सवाल आपको करना है ना, ये R दूरी है, आपको बोला गया बताइए EFI कितना होगा P पॉइंट के ऊपर, EFI एट पॉइंट P। तो हम क्या बोलेंगे, मन में हमने सोचा कि भी जहां पे EFI निकालना है वहां पे पॉजिटिव 1 कूलम रखना है, तो अपने मन में मैंने 1 कूलम चार्ज यहाँ पे रख दिया, उस पे फोर्स लिखा, तो उससे फोर्स कितना आएगा तेरे पास, के क्यू 1 कूलम। मेरी बात समझ आ रही है, ये लो ऐसे 1 कूलम लिख देता हूं एक बार, डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये फोर्स आ गया, फिर इसको किससे डिवाइड करना था, 1 कूलम से डिवाइड करना था, तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये EFI आ गया। अब इसमें क्या डिफरेंस है, बट डायरेक्शन का डिफरेंस है। मैं पूछूं यहाँ पे इस P पॉइंट पे EFI किस तरफ है, इस P पॉइंट पे EFI किस तरफ है, बता सकता है क्या। तो यहाँ पे कैसे निकालते हैं डायरेक्शन ऑफ EFI, जहां पे EFI निकालना है वहां पे कितना चार्ज रखा जाए, पॉजिटिव 1 कूलम, तो आपने पॉजिटिव 1 कूलम रखा, तो फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव है, अट्रैक्टिव होगा यहाँ पे, तो अट्रैक्टिव होगा तब फिर EFI किस तरफ होगा, इस तरफ होगा। तो ये आपकी डायरेक्शन बनेगी आर वेक्टर की डायरेक्शन, इसको आर कैप की बोल दिया आपने। मेरी बात समझ में आ रही है, तो सिंपल है ये करना, कोई हेडेक वाली बात नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, मैं आपको एक, ये इतनी बात समझ में आ गई आपको, तो ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, इसको मिटा लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये आपने छाप लिया ना, ये एक पॉजिटिव चार्ज की वजह से, नेगेटिव चार्ज की वजह से, मैग्नीट्यूड सेम आ रहा है, डायरेक्शन का थोड़ा ध्यान रखना था, काम हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपको ये बोलूं कि यहां पे जो EFI है वो इस तरफ है, इस वाले पॉइंट पे जो EFI है वो कितना है आपके पास, E1 है। यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे EFI किसने मुझे बता दिया कि यहाँ पे जो EFI है वो कितना है आपके पास, E1 है। यहाँ पे आपने एक पॉजिटिव Q चार्ज को रखा, एक पॉजिटिव Q चार्ज को रखा, तो हमसे पूछा गया बताओ इस Q चार्ज पे कितना फोर्स आएगा, तो कितना फोर्स आएगा, EFI पता है, तो आप क्या बोलेंगे, फोर्स तो आएगा, फोर्स किसके ऊपर, Q पे, कितना है, Q इंटू में E1, इतना सही। अच्छा डायरेक्शन बता किस तरफ रहेगा, तो हमने बोला अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो किसकी डायरेक्शन में आपके पास, EFI की डायरेक्शन में रहेगा। क्यों, मैं आपको समझा रहा हूं, देख, क्योंकि आपने EFI का डायरेक्शन निकाला ही कैसे, अगर यहां पे डायरेक्शन EFI का इस तरफ है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को रखते तो उस पर इस तरफ फोर्स सकता, अगर पॉजिटिव 1 कूलम पे इस तरफ फोर्स लग रहा है तो कोई भी चार्ज होगा पॉजिटिव उस पे इसी तरफ रहेगा। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो इस पे फोर्स किस तरफ रहेगा आपके पास, इन द डायरेक्शन ऑफ EFI। चलिए कैसे चेक की, रट्टा मारने के लिए नहीं बोल रहा मैं आपको, आप कंसेप्ट समझिए। EFI आपने निकाला ही कैसे, EFI की डेफिनेशन ये है कि जिस डायरेक्शन में आपके पास पॉजिटिव 1 कूलम पे फोर्स लग रहा होगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ EFI। तो पॉजिटिव 1 कूलम पे आपके इस तरफ फोर्स लग रहा है तो आपके EFI की डायरेक्शन हुआ ना। मेरी बात समझ में आ रहा है,
तो अगर पॉजिटिव 1 कूलम पे इस तरफ रहेगा तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज होगा उस पे इसी तरफ रहेगा। जैसे मान ले यहाँ पे क्यू चार्ज था, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे पॉजिटिव 1 कूलम पे इस तरफ फोर्स लग रहा है, तो अगर यहाँ पे तो 10 कूलम रखेगा तब भी तो उस पे इसी तरफ रहेगा ना, पॉजिटिव 10 कूलम पे भी इस तरफ रहेगा, पॉजिटिव 20 पे भी इस तरफ रहेगा, डायरेक्शन तो नहीं बदलेगी। इज इट क्लियर? ठीक है, अब हम थोड़ा और एक नया करते हैं। मान ले यहाँ पे तेरे पास इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन इस तरफ है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ EFI इस वाले पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे। अब क्या बोला, यहां पे आपने -1 कूलम चार्ज रखा, -1 कूलम चार्ज, या फिर इसको बोल दो -Q1 चार्ज रखा, -Q चार्ज रखा आपने यहाँ पे। अब आप क्या करेंगे, देखिए जो फोर्स आएगा, फोर्स उसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं पहले, -Q के ऊपर फोर्स, तो फोर्स कितना होता है Q इंटू में E, तो आपने लिख दिया Q इंटू में E1। क्लियर? डायरेक्शन कैसे चेक करेंगे, पॉजिटिव चार्ज पे इस तरफ लग रहा था तो नेगेटिव चार्ज पे किस तरफ रहेगा आपके पास, इस तरफ रहेगा, तो फोर्स किस तरफ रहेगा आपके पास, इस तरफ फोर्स रहेगा आपके पास, कितना Q इंटू में E1। मेरी बात समझ में आ रही है? बिकॉज पॉजिटिव पे इस तरफ लगता, तो अगर नेगेटिव को रखेंगे तो किस तरफ रहेगा आपके पास, इस तरफ रहेगा। इस चीज को थोड़ा फील करके देखिए तो आपके दिमाग में ये बात सेट हो जाएगी। रट्टा नहीं मारना, मैं ऐसे नहीं बोल रहा रट्टा मारना है आपको, पर आप थोड़ा सा फील करके देखिए कि भाई EFI आपने बनाए तो वैसे ना कि जिस डायरेक्शन, EFI डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव 1 कूलम पे फोर्स है दैट डायरेक्शन ऑफ EFI। तो अगर आप वहां पे कोई भी पॉजिटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर EFI की डायरेक्शन में फोर्स रहेगा, और अगर आप नेगेटिव चार्ज रखेंगे तो उस पर क्या होगा, EFI की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे ये बात नोट भी कर सकते हैं कि ऑन पॉजिटिव चार्ज force act in direction of EFI, और अगर आप बात करेंगे ऑन नेगेटिव चार्ज force act in opposite direction of EFI, और नेगेटिव चार्ज फोर्स एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ EFI। ये बात तो वैसे हमने लिख ली, पर आपको इस बात की फील आनी चाहिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अभी हम एक सवाल करते हैं EFI के ऊपर। आपको बोला गया कि स्क्वायर के तीनों कोने पे चार्जेस को रखा गया, यहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम, यहाँ पे -2 कूलम, यहाँ पे -2 कूलम। हमें बोला गया फाइंड EFI एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल चार्जेस। इस पॉइंट P पे जो EFI होगा उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन आपको बताना है किस तरफ होगा, और आपको उस वाले पॉइंट पे वो निकालना है। तो अगर आप थोड़ा देखेंगे तो यार कूलम्स लॉ जैसा ही है ना, कूलम्स लॉ डिफरेंट नहीं है, बस एक चीज थोड़ी सी ऐड होगी कि आपको जहां पे निकालना है वहां पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को रखना है। ठीक है, आप इस सवाल को प्रोसीड कीजिए, फिर हम देखते हैं आपका क्या आंसर आ रहा है। आई होप आपने किया होगा सवाल को देखते हैं कैसे प्रोसीड करना है। अगर किसी पॉइंट पे EFI निकालना होता है तो मास्टर ने बताया जहां पे EFI निकालना है वहां पे कितना चार्ज रखो, पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज रखो। तो एक बार के लिए मैंने यहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज को रख लिया टेस्ट चार्ज पार्टिकल के रूप में। टेस्ट चार्ज पार्टिकल हमेशा पॉजिटिव 1 कूलम ही रखना है। अच्छा, अगर यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला चार्ज इस पे किस तरह फोर्स लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा फोर्स टेस्ट चार्ज पार्टिकल पे, बिकॉज ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, इस पे किधर लगा रहा होगा, इधर लगा रहा होगा। ठीक, अच्छा ये वाला फोर्स अगर F है तो ये भी F होगा, बिकॉज मैग्नीट्यूड भी दोनों चार्जेस का सेम है और डिस्टेंस भी सेम है। इस वाले चार्ज से पूछा ये बोला मैं भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो आपस में रिपेल करेंगे तो ये फोर्स कहां लगा रहा होगा आपके पास, इस तरफ लगा रहा होगा, इसका नाम कुछ F1 बोल देते हैं। और इनका जो रिजल्टेंट होगा आपके पास में वो होगा आपके पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ EFI। आइए उसे प्रोसीड कर लेते हैं। तो आपके पास F की जो वैल्यू आई, F क्या है, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे लगने वाला फोर्स वो कितना है, K2 डिवाइड बाई A स्क्वायर, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखेंगे इसकी ये आ गया, F1 देखते हैं F1 कितना है, तो K Q1 Q2 1 1 वेट दोनों आपके पास, Q1 1 और R कितना है आपके पास, ये डिस्टेंस कितना बन जाएगा √2 है, तो कितना बन जाएगा 2A स्क्वायर। अगर आप नेट डायरेक्शन देखें तो ऐसा दिखाई देगा आपको, एक F इधर लग रहा है वो कितना है K2K बाई A स्क्वायर, एक इधर लग रहा है दोस्तों पहले 2K बाई A स्क्वायर, इसकी वजह से आ गया। अब इसकी वजह से देखते हैं तो किस तरफ आ रहा है आपके पास, इस तरफ आ रहा है, कितना K डिवाइड बाई 2A स्क्वायर। इतनी बात सही है। अब देख इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो इसका ये वाला एंगल कितना 45, ये वाला एंगल भी कितना 45, ये F है ये भी F है, तो इस डायरेक्शन नेट कितना है 2F
cos 45 और ये साइन कंपोनेंट होंगे आपस में इनके, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक, तो अगर आप इस डायरेक्शन में नेट फोर्स देखें तो ये बन जाएगा 2f cos 45। f की वैल्यू पुट कर दे तेरे पास, तो कितना है तेरे पास, दिस इज 4ka² डिवाइड बाय √2, तो कितना बन गया 2√2k/a²। और उस डायरेक्शन में कितना है तेरे पास, k/2a²। तो नेट EFI अगर तू बात करेगा EFI, तो EFI क्या होता है, पॉजिटिव 1 कूलम पे लगने वाला नेट फोर्स। तो नेट फोर्स कितना है आपके पास, वो नेट फोर्स आ गया आपके पास इधर, ये खींच रहा है ना, ये इसका F ने 2f cos 45 इस तरफ आया, वो इधर आया, ये वाला बड़ा है, तो नेट कितना बन जाएगा आपके पास, k/a² बाहर आ जाएगा तेरे पास, 2√2 - 1/2। ये आपके पास EFI आ गया। और किस डायरेक्शन में आया ये EFI, इस डायरेक्शन में आया। क्लियर। फिर हमें ये फोर्स था एक्चुअली इसको डिवाइड करना था 1 कूलम से, पर हमने 1 कूलम दिखाया ही नहीं ना, मतलब काटना था 1 कूलम से, बिकॉज मैंने यहाँ पे 1 कूलम दिखाई नहीं, कूलम से कूलम काटा ही नहीं, तो काम हो गया सीधे। क्लियर। तो आपके पास EFI आ गया। अगर मैं बोलूँ मैं यहाँ पे 30 कूलम चार्ज को रखूंगा, 30 कूलम चार्ज, तो बताओ उस पॉइंट, मतलब उस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा। तो आप देख सकते हैं उस पे वो कितना होगा, 30 × EFI। किस तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। अगर मैं ऐसे बोलूं, अगर मैं यहां पे -20 कूलम चार्ज रखूं, -20 कूलम चार्ज, तो उस पे कितना फोर्स रहेगा, तो 20 × EFI। पर वो नेगेटिव चार्ज है तो उस पे EFI की अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स रहेगा। तो EFI इस तरफ था तो फोर्स इस तरफ आएगा। यहाँ पे EFI डायरेक्शन आपको समझ में आ गई ना, ऐसे कोई डायरेक्शन है। अब इसी सवाल में आप और क्या लिख सकते थे, या आपने छाप लिया क्या, इतना आपने इसमें EFI निकाल लिया। मैं इस पोर्शन को रब कर रहा हूं ना, आपने छाप लीजिएगा इसको, ठीक है। अब आप ऐसे लिखिए, इसी में अगर सिंपल सवाल, इसमें अगर ऐसे लिखिए, इफ Q1 चार्ज, ये पॉजिटिव है, इफ पॉजिटिव Q1 चार्ज इज प्लेस्ड एट P, फाइंड फोर्स ऑन इट। तो यार मैं आपको ये समझना चाह रहा हूं EFI का क्या बेनिफिट हुआ। आपने अगर यहाँ पे EFI निकाल लिया, तो अब क्या करें, कोई भी चार्ज आ रहा है उसमें फोर्स निकाल, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए E। तो फोर्स कितना आएगा तेरे पास, फोर्स आ जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू Q1 × में E, और E की वैल्यू ये रही, दैट इज k/a², 2√2 - 1/√2। इज इट क्लियर। और डायरेक्शन किसकी डायरेक्शन में आएगा, इन द डायरेक्शन ऑफ EFI। फिर सेकंड सवाल अपने करते हैं, इफ नेगेटिव Q1 चार्ज is placed at P, find force on it, find force on it। तो आप क्या क्या करेंगे, जो आपके पास मैग्नीट्यूड आ रहा होगा वो कितना आएगा आपके पास, दैट इज Q × में E, तो -Q1 × में E। आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया, यहाँ पे फोर्स कितना आ गया आपके पास, -Q1, सॉरी डायरेक्शन बाद में लिखेंगे, पहले मैग्नीट्यूड लिख लेते हैं, दैट इज Q1 × में E, और E की वैल्यू कितनी है, k/a², 2√2 - 1/2। क्लियर। और डायरेक्शन किस तरफ आएगा, EFI इस तरफ था, EFI की इस तरफ था आपके पास, इस तरफ था, और नेगेटिव चार्ज किस तरफ आएगा, अपोजिट डायरेक्शन में। तो क्या बोलेंगे, इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ EFI। ये बात चेक करना याद है ना, तो ये ठीक है ये बात। तो ये एक सवाल हमारा खत्म हुआ। आइए अब हम चलते हैं दूसरे सवाल। हमारे पास सवाल है, इस सवाल में क्या बोला गया, एक चार्ज है -5 कूलम इज प्लेस्ड एट 2,3, फाइंड आउट EFI ड्यू टू दिस चार्ज एट -2 - 4,3। ये पहली बात तो यार, ये जो EFI निकालने का सवाल है, ये कूलम्स लॉ से कोई खास डिफरेंट नहीं है, बस नाम बदल गया। कूलम्स लॉ में क्या होता है, 2 चार्जेस होते थे, यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज बोल के EFI बोल देता है, तो कोई दिक्कत थोड़ी है यार। जहां पे EFI पूछा है मान लेंगे, कितना चार्ज मान लेंगे दोस्त, यूनिट टेस्ट चार्ज, और यूनिट टेस्ट चार्ज कितना होता है आपके पास, +1 कूलम। तो ये सवाल है, इसमें EFI निकालना पूरा वेक्टर फॉर्म में निकालना, I कैप J कैप K का सब आपको करके दिखाना है पूरा सही ढंग से। तो आप इसे प्रोसीड कीजिए। एक बात और ना, जैसे आपको प्रैक्टिकल हो सकता है सवालों में कूलम ना लिख के माइक्रो कूलम लिखा हुआ मिले, मतलब हम कूलम कर रहे हैं, माइक्रो थोड़ा अच्छा लगता है, करने को कर सकते हैं, ठीक है कूलम कर दिया, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में जो चार्ज है वो बहुत कम यूज होगा ना, कूलम यूज नहीं होगा, पर सवाल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने यूज कर लिया। तो अब ये सवाल तेरे हवाले है, तो इसको सोल्व कर, फिर हम इसे डिस्कस करते हैं। क्लियर। अब सुन, हमने सबसे पहले थोड़ा पैटर्न बनाया, तो मतलब हमने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस थोड़ा बना दिया, यहाँ पे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस,
ओके, और यहाँ -5 कूलम है 2,3 पे, तो यहाँ पे मान लिया -5 कूलम, क्लियर। और फिर आपके पास में एक पॉइंट है यहाँ पे कहीं पे, कितना है, दैट इज -2, -4,3, ऐसा पॉइंट है आपके पास, और इससे कोऑर्डिनेट कितने हैं आपके पास, 2,3, ठीक। अब यार क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट का नाम हम मान लेते हैं ए, और इस वाले पॉइंट का नाम वैसे ही मान लेते हैं बी। हमें इस बी पॉइंट पे EFI निकालना है। तो यार अपने क्या है ना कि मतलब गणित में ज्यादा नहीं उलझना चाहता मैं, तो मुझे पता है EFI निकालने तरीके के लिए यहाँ पे +1 कूलम चार्ज रखूंगा तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब EFI की डायरेक्शन ये वाली है, EFI की डायरेक्शन है वो मुझे क्लियर होगी, ये वाली है। तो क्यों ना पहले मैग्नीट्यूड निकाल लो, फिर डायरेक्शन अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे उसमें। तो सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं EFI का, जो EFI का जो मैग्नीट्यूड है वो निकालते हैं। क्या बोल रहे, K/Q। जब मैग्नीट्यूड निकाले साइन में ना कोई चक्कर नहीं, सिर्फ साइन से क्या आता है, डायरेक्शन में डिफर आता है, डायरेक्शन हमें क्लियर है तो हम यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो डायरेक्शन को लेके। K/Q1 Q2 यहाँ पे 1 कूलम रखना था, आप रखेंगे फिर डिवाइड करेंगे, सब बढ़िया मते रखिए। अगर आप चाहें तो पहले फोर्स निकाल देता हूं, पहले ये फोर्स निकाल लो, तो यहाँ पे क्या लगाओगे, 1 कूलम लगा दोगे, डिवाइड बाय r², ये सेपरेशन निकालना है। अब ये सेपरेशन कितना है आपके पास, दिस सेपरेशन इज 4 का स्क्वायर, ओके, एंड दिस इज +7 का स्क्वायर, ओके, और ये कितना आ गया आपके पास 9 का, दैट इज 3 का स्क्वायर, ये आ रहा है ना आपके पास, दिस माइनस दिस 4 का स्क्वायर, दिस माइनस दिस 7 का स्क्वायर, एंड ये, ठीक है। तो ये कितनी आ गया आपके पास, 16 + 49 + 9, ये वैल्यू आ गई आपके पास। इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो कितना आ गया आपके पास, दिस विल बिकम 58, और 58 + 16 74, √74, ये आ रहा है ना, ठीक है, √72 आ गया। तो KQ डिवाइड बाय r² कर दिया, r² करेंगे तो कितना आ गया, 72 आ गया, ठीक। अब आपको EFI निकाल, तो EFI क्या होता है, डिवाइड कर दो किससे, 1 कूलम से, तो ये आपके मैग्नीट्यूड आ जाएगा इसका। ये कितना आएगा आपके पास, K5 डिवाइड बाय 72। इसीलिए मैं पहले ही नहीं लिखना चाह रहा था ना, आप चलो अभी आप नए हैं तो आप लिख लीजिए, पर बाद में आप मैच्योर हो जाएंगे, धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो 1 कूलम लिखना ही मतलब, पता है लिखेंगे फिर काटेंगे, इससे बढ़िया नहीं लिखते। आ गया अब आपके पास, अब भाई साहब मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन में खेल रह गया। डायरेक्शन में आप लोग एक्सपर्ट हैं, आपको किसकी, ये वाला डायरेक्शन है भाई साहब, ये कौन सा डायरेक्शन है, तो ये BA डायरेक्शन है। तो अगर आपको इसका यूनिट वेक्टर लिखना पड़ेगा ना, EFI जो टोटल EFI होगा वो क्या होगा, ऐसे ही तो होगा EFI, दैट इज E का मैग्नीट्यूड, जो पूरा EFI होगा वो क्या होगा, E का मैग्नीट्यूड, और जो तेरे पास r कैप है, r कैप क्या है, वो डायरेक्शन कैसे चेक करते हैं, 41 कूलम रखा तो अट्रैक्ट कर रहा है। सवाल में अगर यहाँ पे नेगेटिव होता, यहाँ पे सॉरी, सवाल में यहाँ पे +5 कूलम होता, तो EFI की जो डायरेक्शन होती है वो इस तरफ होती, वो AB की डायरेक्शन में होती। नेगेटिव रखा हुआ तो यहाँ पे जो EFI की डायरेक्शन है किसकी डायरेक्शन में, दैट इज BA। इज इट क्लियर, ठीक। अब हम इसको लिख देते हैं भाई, पहले r कैप निकालते हैं। तो r कैप क्या होगा आपके पास, r कैप इज इक्वल टू BA कैप, क्लियर। अब पहले हम BA वेक्टर निकालते हैं, तो BA वेक्टर कितना होगा आपके पास, दैट इज RA वेक्टर माइनस RB वेक्टर। बहुत बढ़िया, कर देते हैं इसको, ये 2i + 3j माइनस RB अगर आप करेंगे तो कितना आएगा, -2i - 4j + 3k, ये आ रहा है ना आपके पास एक्सप्रेशन। RA को लिखा, RB आपने लिख दिया, तो यहां से अगर आप BA निकालेंगे तो BA वेक्टर कितना आ गया मेरे पास, जो BA वेक्टर आएगा 4i कैप + 7j कैप -3k कैप, और यूनिट वेक्टर चाहिए आपको BA कैप, तो वो कितना आएगा आपके पास, 4i कैप + 7j कैप -3k कैप √72, क्लियर। अब आप इसे पुट कर दीजिए, आपका काम हो गया। तो जो फाइनल जो आंसर आएगा दैट इज 5/72 1/4πε0, नहीं तो आप इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं K की, दैट इज 9 × में 10⁹, ये मैग्नीट्यूड आ गया, और ये मल्टीप्लाई कर दैट इज 4i + 7j -3k डिवाइड बाय √72, क्लियर है। तो कोई एरर वगैरह हो तो आप बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो ठीक ही किया है, बाई चांस कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो, ठीक है। ये सवाल हो गया आपके पास, तो सिंपल था सवाल, मतलब कूलम्स लो की नई प्रैक्टिस चल रही है EFI में। कोई EFI कुछ नया नहीं है, ऐसा नहीं है EFI में कुछ नई चीज है, कुछ नया नहीं आया, बस वो एक नाम बदल गया उसका, दैट इज पहले फोर्स निकाला फिर डिवाइड बाय 1 कूलम कर दो, तो सेम चीज है, पर ठीक है टॉपिक का नाम मतलब कर देते हैं, ठीक है। तो आप इसको छाप लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं। एक और सवाल कर रहे हैं अभी हम। सवाल में क्या बोला गया, आपके पास एक रोड है,
इस रोड पे चार्ज कितना है आपके पास Q, चार्ज Q इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन रोड ऑफ लेंथ L, इसकी लेंथ कुछ है, इस पे Q चार्ज रखा गया है, उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। आपसे क्या बोला गया, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए डिस्टेंस a फ्रॉम द रोड, यहां से इस रोड से a डिस्टेंस की दूरी पे, या इस रोड से कितनी दूरी पे, a डिस्टेंस की दूरी पे एक पॉइंट मान लो O, हमें इस पॉइंट पे क्या निकालना है, EFI निकालना है इस O पॉइंट पे। तो भाई गणित आ गया, अब बहुत देर से गणित नहीं था, लंबा अभी इंटीग्रेशन वगैरह आएगा, तो आप इस सवाल को प्रोसीड करिए, पहले सवाल छाप लीजिए, फिर वीडियो पॉज कर लीजिए, फिर आप इस सवाल को कीजिए, फिर हम देखते हैं कि आप सही करते हैं या गलत करते हैं। आई होप आपने कर दिया होगा। आइए अब इसे सोल्व करते हैं। यार मेरे मन में तो एक ख्याल ऐसा आ रहा है कि यार इस वाले चार्ज की वजह से, इस रोड की वजह से यहाँ पे EFI निकालना है, बस जहां पे EFI निकालना है वहां पे कितना चार्ज मान लेंगे, +1 कूलम। तो यहाँ पे +1 कूलम चार्ज पड़ा है, इमेज में दिमाग में पड़ा, मैं लिख नहीं रहा, यहाँ +1 कूलम चार्ज पड़ा। तो इस +1 कूलम चार्ज की वजह से इन दोनों में जो इंट्रैक्शन फोर्स निकाल दो तो काम हो जाएगा, 4/1 कूलम करूंगा तो EFI आ जाएगा। तो इस चार्ज की वजह से मतलब ऐसा हो गया अब काम कि सर यहाँ पे +1 कूलम रखा गया, तो फोर्स निकालेंगे, ऐसा कर सकता हूं क्या कि ये पूरा Q चार्ज कहां पे, इस रोड के ऊपर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है, तो कैसे करोगे, तो सेंटर में मान लूं, ऐसा कर सकते हैं क्या, इस सेंटर में मान लूं, फिर मेरे पास EFI कितना हो जाएगा, EFI होगा दैट इज Q1 Q2 डिवाइड बाय R², तो R कितना सेंटर माना ना मैंने, तो L/2 + A का होल स्क्वायर, फिर मुझे पता है 1 पर भी डिवाइड कर दिया, ये कर दिया, तो सही है गलत है, अरे सही है गलत है, ये गलत है, यहाँ पे खतरा है, यहाँ पे खतरा मेंशन कर लिया, मैंने पहले ही बताया था आपको, क्योंकि आप जो कूलम्ब्स लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है, ये पॉइंट चार्ज नहीं है। आपको कभी नहीं बोला गया कि चार्ज के सेंटर पे आप मतलब चार्ज को है, जो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट हो तो चार्ज को सेंटर मान लो, ऐसा कभी बोला नहीं है। कुछ स्पेशल केस में ऐसा हो जाता है, पर हर केस में ऐसा होता है, रोड वाले केस में ऐसा नहीं होता कि आप चार्ज को सेंटर में मान लें, तो ये गलत है। तो कैसे करना था, एलिमेंट लेके करना था, तो कैसे प्रोसीड करेंगे, देखिए मैंने बोला कि पहली बात तो मुझे ये पता है कूलम्ब्स लॉ है वो किसके लिए वैलिड है, आपके पास पॉइंट चार्ज के लिए, तो अब मैंने यहाँ पे इमेजरी 1 कूलम चार्ज मान रखा है, और यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज मान लेता हूँ, यहाँ छोटा सा चार्ज, यहाँ से कितनी दूरी पे, इससे कुछ x दूरी पे चार्ज मान दिया, क्लियर, और इसकी जो विड्थ मानी चार्ज की वो कितनी मान लिया आपने, dx, और इसका जो चार्ज है उसका ना छोटा सा dq, तो dq चार्ज कितना है तेरे पास, dq चार्ज आएगा लैम्डा इंटू में dx, लैम्डा क्या है तेरे पास, लैम्डा इज चार्ज पर यूनिट लेंथ, लैम्डा इज इक्वल चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो कितना है q/l, क्लियर, तो इसका चार्ज पता लग गया तुझे, और ये पॉइंट चार्ज है। अब इन दोनों के बीच में तो कूलम्ब्स लॉ लगा सकता है, तो मैं बोल रहा हूं वहां पे जो EFI होगा de लिख देते हैं, de क्या, de क्या है, इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे आने वाला EFI, इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे आने वाला EFI, तो कितना हुआ k, ये छोटे चार्ज की वैल्यू वो कितना है आपके पास, लैम्डा इंटू में dx डिवाइड बाय r², ऐसे करते हैं ना भाई, किसी Q चार्ज की वजह से, यहाँ पे Q चार्ज था, इसके से यहाँ पे EFI कितना था, KQ/r², 1 कूलम लिखेंगे फिर काटेंगे, तो हम अब लिखना छोड़ देते, हम धीरे मैच्योर हो रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। तो मैंने बोला यार इस छोटे से पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो EFI है वो कितना है, k लैम्डा dx डिवाइड बाय x², ये आ गया आपके पास, पर आपको सिर्फ इस पॉइंट चार्ज की वजह से सबकी वजह से चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सांप लगा दिया, ये सांप आ गया। ये अगर इंटीग्रेशन आपके पास में आ गया तो अभी इंटीग्रेशन क्या करेगा, इन सबको जोड़ देगा, तो मैंने बोला ये डी को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो डी बड़ा होकर क्या बन जाएगा, ई, और वो ई क्या है आपके पास, EFI इज इक्वल टू के बाहर आ गया तो 1/4πε0, ये के बाहर आ गया, लैम्डा कांस्टेंट था, लैम्डा को लैम्डा लिख दिया एक बार, लैम्डा यहाँ पे, ये किसका इंटीग्रेशन बन गया, dx/x² का इंटीग्रेशन बन गया। अब ये x की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है, सबसे छोटा x कहां पे है, कब से शुरू करना है, जब x की वैल्यू a थी, और कहां तक जाना जब x की वैल्यू कितनी थी, a से l, तो लिमिट कहां से कहां तक, a से a l तक, फाइन। अब इसका इंटीग्रेशन करना जानता है क्या तू, तो ये लैम्डा 4πε0, ये कितना है, x की पावर -2 dx है, x की पावर -2 dx, तो क्या बनेगा ये तेरे पास, x की पावर -2 + 1, तो कितना बना, -1 बचा, नीचे एक -1 आएगा आपके पास, तो कितना बचे तेरे पास, दिस इज -1/x,
इसका इंटीग्रेशन करके दिखाया है, इसका करना आता है ना, पावर में 1 ऐड हो जाएगा तो क्या -1/x नीचे जाएगा, ये 1/x आपके पास, क्योंकि x की पावर -1 बचेगा तो नीचे आ जाएगा और एक माइनस साइन आ गया एक्स्ट्रा। तो ये कहां से कहां तक, a से a+l तक। इसको और प्रोसीड किया तो यहां पे बना माइनस बाहर आ गया, क्लियर। तो यह टर्म कितनी बनेगी आपके पास, दिस इज 1a+l माइनस 1/a। तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, यहां पे हम सोल्व कर लेते हैं, तो ये जो e का एक्सप्रेशन आ रहा है वो कितना है तेरे पास, -λ/4πε0। अच्छा, इसका एलसीएम ले लिया तो a+l इंटू में a, यहां पे अगर तू देखेगा तो ऊपर क्या बन जाएगा तेरे पास, l बचेगा, माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा एक्सप्रेशन आएगा तेरे पास, क्लियर। तो और लैम्डा को क्या लिखा जा सकता है, लैम्डा आगे q/l, तो q/4l πε0, l ब्रैकेट में a+l मल्टीप्लाई a, l ने l को मार दिया तो यहाँ पे ये आंसर आ गया तेरे पास, क्लियर। तो EFI आ गया उस पॉइंट के ऊपर, क्या आंसर है, q/4πε0 1 डिवाइड बाय a+l और मल्टीप्लाई a, इज इट क्लियर, ठीक है। अब मैंने ऐसा डायरेक्शन तो बताया नहीं EFI का, तो ये देख डायरेक्शन ऑफ EFI कैसे निकालते हैं, पता है ना, यहाँ पे +1 कूलम चार्ज पे किस तरफ फोर्स लग रहा था, इस तरफ, इस छोटे से एलिमेंट की वजह से भी इस तरफ, बिकॉज ये भी पॉजिटिव है, सब की वजह से इसी तरफ लग रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ EFI किस तरफ आएगा तेरे पास, इस तरफ आएगा। तो डायरेक्शन किस तरफ आएगा EFI का, इस तरफ आएगा, दिस इज डायरेक्शन ऑफ EFI, डायरेक्शन ऑफ EFI। ये देख रहे ना, ये आ रहा है ना, क्लियर है ये। तो ये सवाल आपके पास खत्म हो। इसमें वापस देखिए कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल है, हम वहां पे 1 कूलम, हम लास्ट 2 लेक्चर से एक ही काम तो कर रहे हैं, कूलम स्लो तो लगा रहे हैं, पर यहाँ पे कूलम स्लो का नाम थोड़ा सा अलग बदल के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल दिया हमने उसको, वो कैसे निकालना होता है 1 कूलम चार्जर को। आई होप इट इज क्लियर। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन एक्सिस ऑफ रिंग। कई बार ना एक चीज ध्यान रखना, कई बार आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नाम बोल सिर्फ बोल दे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग, तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड बोले चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोले। तो अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलता है किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही पूछा है ना, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा उसके अंदर। अगर आपसे बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द एक्सिस ऑफ रिंग, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके सवाल आने पूरे चांस रहते हैं। ये देखिए मैं इसको करके दिखाता हूँ। ऐसे रिंग है, पहले समझिए करना क्या है हमें, यहाँ पे ऐसे रिंग है आपके पास, ठीक है, और इस रिंग का ये एक्सिस है, ये रिंग का सेंटर है, ये ऐसे एक्सिस है, यहाँ पे ऐसे एक्सिस दिखाई दे रहा है आपको। आपको किसी एक जनरल पॉइंट, यहाँ पे कोई O पॉइंट है, इस पे आपको क्या निकालना है, EFI निकालना है। सर चार्ज कहाँ पे है, चार्ज इस रिंग के ऊपर है, रिंग के ऊपर आप ऐसे चार्ज मान लीजिए कितने से Q चार्ज है, रिंग के ऊपर Q चार्ज है, इसकी रेडियस कुछ आपके पास में R है, और ये चार्ज है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, दिस इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्लियर है ये बात। चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है आपके पास में और Q चार्ज है, आपको इस वाले पॉइंट के ऊपर EFI निकालना है, O पॉइंट के ऊपर EFI। अब सबसे पहले हम इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं तो आपको सही ढंग से चमकेगा। तो मेरे पास एक ऐसे एक इसको रिंग मान लीजिए ना आप, जैसे ये आपके पास में एक रिंग है, ठीक। अब इसके ऊपर Q चार्ज यहाँ पे आपने से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इसके ऊपर, ठीक है, Q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। हम कहाँ पे पूछ रहे हैं EFI, यहाँ पे ऐसे इसका एक्सिस मान लेते हैं, ये मार्कर इसका एक्सिस मान लेते हैं, और ऐसे एक्सिस मान लिया आपने इसको, और इस वाले पॉइंट पे हमें EFI निकालना है। इस तरीके का टास्क है आपके पास। तो मैंने क्या बोला, मैं ऐसे बोला भी रिंग को के पूरे चार्ज को इसके सेंटर पे रख के कर दूं, ऐसा कर सकते हैं क्या, हम ऐसा कर सकते हैं क्या, रिंग का पूरा चार्ज इसके सेंटर पे रखा हुआ मान लें। ये सही है गलत है, ये गलत है, बिकॉज क्या कारण है इस बात का, बिकॉज कूलम्स लॉ किसके लिए वैलिड है, पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एलिमेंट ले लेके काम करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट पकड़ेंगे, इस रिंग के ऊपर छोटा सा एलिमेंट, इसकी वजह से यहाँ पे EFI देखूंगा, तो इसके से EFI कैसा है, ये छोटा चार्ज हुआ, छोटा सा पॉइंट चार्ज है, इसके से EFI कैसा आएगा, ऐसा आएगा यहाँ पे, ऐसा। अगर मान लीजिए ये वाला आपके पास में ये एक्सिस हो गया ना यहाँ पे, तो इस वाले चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे EFI इस मार्कर की डायरेक्शन में आएगा, ये जो मार्कर आपको दिखाई दे रहा है ना ऐसे, क्योंकि ये लाइन ज्वाइनिंग हो गया, लाइन ज्वाइनिंग में इस तरफ आएगा। यहाँ पे छोटा सा मान लो DQ चार्ज है, यहाँ पे इंटेंसिटी निकालना है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव चार्ज मानेंगे, दोनों आपस में रिपेल करेंगे, लाइन ज्वाइन किया तो ये इसको इस तरफ EFI आएगा, तो इधर ऐसे एक EFI आएगा। इस EFI ये दिखाई दे रहा है, इस तरफ 2 कंपोनेंट होंगे इसके, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। अगर आप नीचे वाले की वजह से देखेंगे, इस वाले की वजह से, तो यहाँ पे कैसा आएगा आपके पास, ऐसे आएगा, इधर ऐसा आएगा ना, नीचे वाली की वजह से ऐसा, तो इसका EFI कुछ इस तरफ आया, ऊपर वाली की वजह से कुछ इस तरफ आया। इसके 2 कंपोनेंट टूटेंगे, एक ये वाला और एक परपेंडिकुलर वाला, इसके भी 2 टूटेंगे, एक ये वाला और एक परपेंडिकुलर वाला। कौन से आपस में कैंसिल आउट कर लेंगे, ये तो सब जुड़ जाएंगे इस डायरेक्शन वाले, और ये वाले आपस में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो कुल मिला के आपको थोड़ी थोड़ी कहानी समझ में आ गई होगी। अभी हम थोड़ा और किसी करके देखते हैं प्रोसीड, तब हमें और बढ़िया से चमकेगा।
तो मेरे बोला सबसे पहले तो मैं पूरे रिंग को उसका चार्ज सेंटर पे कंसिडर नहीं मान सकता, तो हमने एक एलिमेंट पकड़ा यहाँ पे छोटा सा एलिमेंट पकड़ा, डी क्यू एलिमेंट। फाइन, इसकी वजह से यहाँ पे EFI देखा, मैंने बोला यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है यहाँ पे डी क्यू, ये क्यू चार्ज यहाँ पे था, पूरा टोटल चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट था, तो यहाँ पे एक रिंग के छोटे से एलिमेंट पे कितना चार्ज माना आपने, डी क्यू चार्ज माना। और यहाँ से जो इसके सेंटर से जो इसकी दूरी है वो कुछ मान लीजिए आप x है, क्लियर। अच्छा, और ये वाला एंगल कितना मान लीजिए आप, कुछ ये एंगल तब तक निकल जाएगा, इसको थीटा मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ इस डी क्यू एलिमेंट की वजह से EFI किस तरफ होगा, तो इस तरफ होगा EFI, क्योंकि यही भी पॉजिटिव माना, ये पॉजिटिव तो रिपेल करेंगे आपस में, यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा, ठीक है। तो मैंने बोला ये DE है, ये आपके पास DE है, DE का मतलब क्या, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से, छोटे से चार्ज की वजह से। सिमिलरली अगर आप नीचे वाले की वजह से निकालेंगे तो यहाँ वाले एलिमेंट की वजह से कैसा आएगा, ऐसे करके ऊपर की तरफ आएगा D, तो यहाँ पे इसका ये एंगल बने थीटा। अब मुझे फील आ रही है इस बात की कि DE cos थीटा, डी cos थीटा आपके पास बचेगा, डी sin थीटा क्या हो जाएंगे आपके पास, सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। अगर तो आपने कंपोनेंट तोड़ा, यहां पे आपके पास डी cos थीटा है, डी cos थीटा, और सभी इसी डायरेक्शन में डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। पर यहां पे अगर आप देख रहे हो डी sin थीटा, तो ऐसा ही डी sin थीटा ऊपर की तरफ भी आएगा, किसकी वजह से, इस एलिमेंट की वजह से। तो सिमिलरली इस वाली डायरेक्शन में जो आपके पास ये वाली परपेंडिकुलर है एक्सिस के, उस डायरेक्शन में कोई EFI आएगा नहीं। तो मैंने बोला इफ charge is uniformly distributed, if charge is uniformly distributed on ring, then net EFI will be along axis of ring। अगर देख दोस्त, अगर ऐसा ना होता ना, क्यू चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, तो ऐसा हो सकता था कि इस डी sin थीटा को काटने वाला कंपोनेंट ना मिलता, बिकॉज अगर यहाँ पे डी है तो यहाँ पे डी क्यू चार्ज है, तो यहाँ पे भी डी क्यू होना चाहिए ना, तभी तो इसको काटेगा। अगर यहाँ पे डी क्यू हो और यहाँ पे कुछ हो ही ना, तब आप इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट में सिर्फ किस तरफ आएगा, डी इस तरफ आएगा, तो मैंने इसलिए यहाँ पे क्या लिखवाया आपको, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, क्लियर। अच्छा, अब आइए इस D की वैल्यू निकालते हैं। तो D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू निकालता हूं सिर्फ मैं। तो मैं बोलूंगा छोटे चार्ज की वजह से यहाँ पे EFI निकालना है, तो कितना आएगा, क्यू नहीं DQ, सॉरी K DQ, बिकॉज चार्ज तो DQ है, बाय R स्क्वायर। ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ तेरे पास, ये हुआ √R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कितना है आपके पास, R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। यह है आपके पास K DQ बाय दिस। अब आपको ये DE नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए, DE cos थीटा का इंटीग्रेशन करना है। तो मैं क्या बोलूंगा, E नेट जो होगा वो कितना होगा आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ DE cos थीटा। तो आपने यहां पे पुट किया, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, K DQ R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यहां पे आपके पास cos थीटा बन गया। अच्छा मुझे एक बात बता, सॉरी, cos थीटा वेरिएबल है, थीटा बदलता रहेगा क्या? जैसे मान लीजिए आप इंटीग्रेट के लिए क्या करेंगे, आपने अभी ये छोटा सा एलिमेंट पकड़ा DQ, यहाँ पे ऐसा ही किया ना आपने, अभी ये पकड़ा, फिर आप ये पकड़ेंगे, फिर ये पकड़ेंगे, फिर ये पकड़ेंगे। तो अगर आप सोच के एक चीज देखिए, मान लीजिए इसका एक्सिस है ना, यहाँ पे ये इसका एक्सिस है, ये वाला मार्कर, और इसको थोड़ा फिट कर लेते हैं यहाँ पे। इसकी वजह से EFI आपके पास इस तरफ आ रहा है ऐसे, तो बाकी एलिमेंट्स कैसे निकालें, तो ऐसा कुछ मूव करवाना पड़ेगा इसको, मतलब पहले यहाँ पे DQ पकड़ा, फिर यहाँ पकड़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पकड़ना पड़ेगा, यहाँ पकड़, ऐसे ही करना पड़ेगा। तो अब ये बताइए, ये थीटा है, थीटा बदल रहा है क्या? ये तो कोण वाले एंगल बन रहा है ना आपके पास में, ये जो थीटा है, ये वाला थीटा, आप सोच के देखिए, DQ अगर आप रिंग पे मूव करवाएंगे, इधर ऐसे लेके आएंगे, तो ये थीटा नहीं बदलेगा, थीटा आपके पास में क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो जब आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो थीटा आपके पास में कांस्टेंट है, ये थीटा क्या है आपके पास, दिस थीटा इज कांस्टेंट, सही बात है ना। जब आप मूव कर दिए कोण जैसा बन रहा है ना, कोण में ये वाला एंगल थीटा ही रहेगा आपके पास, इतनी बात चमक रही है। तो थीटा वेरिएबल नहीं है, तो ई नेट कितना बन गया आपके पास, यहां पे लिखते हैं हम। तो ई नेट के लिए अब फिर वेरिएबल क्या है, हमें समझ में नहीं आ रहा। एक्स वेरिएबल है क्या, एक्स क्या है, एक्स उसकी डिस्टेंस है, आपको जिस पॉइंट पे निकालना है उस पॉइंट की पोजीशन तो फिक्स है ना, आपको बोल दिया इतनी दूरी पे निकाल दो, वो फिक्स है, मतलब एक्स भी वेरिएबल नहीं है, एक्स भी क्या है आपके पास, कांस्टेंट है, बहुत बढ़िया। तो वेरिएबल क्या है, वेरिएबल है DQ।
कैसे? अगर आप इन सभी DQ को जोड़ेंगे, सभी DQ जैसे यहां पे एक छोटा सा DQ है, यहां पे DQ है, यहां पे DQ, सब DQ को जोड़ेगा दोस्त तो क्या बन जाएगा? टोटल चार्ज बन जाएगा। तेरे पास इंटीग्रेशन का साइन का मतलब ही क्या होता है? सबको जोड़ना। अगर हम सब DQ को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा? Q बन जाएगा। तो लोगों को मन करता है सर इस cos थीटा का इंटीग्रेशन करें, cos थीटा का इंटीग्रेशन करना ही नहीं, बिकॉज वो कांस्टेंट है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो क्या वेरिएबल है? सिर्फ DQ वेरिएबल है। फिर क्या बन जाएगा? K R² X², ये इधर रह गया। cos थीटा भी कांस्टेंट है, सिर्फ किसका इंटीग्रेशन होगा? DQ का। कितना बना? 0 से कुछ कैपिटल Q तक। तो यहां पे जो ई नेट आया मेरे पास, ई नेट वो कितना आया आपके पास? KQ, इसकी वैल्यू पुट कर दी R² X, ये सेम का सेम कर दिया, KQ R² X²। cos थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। cos थीटा क्या है तेरे पास? X। cos थीटा कितना है? X डिवाइड बाय दिस, बेस बाय हाइपो होता है ना आपके पास। तो इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपके पास? दिस इज X मल्टीप्लाई रूट X² प्लस R²। सही। तो इसकी जो पूरी वैल्यू अगर आप सोल्व करके देखेगा तो इसकी जो वैल्यू तेरे पास आएगी वो यहां पे लिख देता हूं मैं फाइनल। यहां पे तो अच्छे ढंग से दिखेगा। यहां पे जो ई नेट आया तेरे पास वो कितना आया? KQX डिवाइड बाय R² प्लस X²। कितनी पावर होगी? यहां पे R² प्लस X² है, यहां पे इसका रूट है, कितना आ जाएगा? 3/2। ये फॉर्मूला आ गया और ये फॉर्मूला आपको रट्टा मारना है। क्या क्या करना है? इसका रट्टा मारना है। क्यों रट्टा मारना है? बिकॉज आप बार बार इस रिजल्ट को ड्राइव नहीं कर सकते बैठ के, बार बार ड्राइव करेंगे इतना टाइम नहीं है। और ये किसका फॉर्मूला है? ये आपके पास जब आपसे रिंग के एक्सिस पे ये फाई पूछे उसका फॉर्मूला है। और इसमें अच्छी बातें क्या है? अगर आपके पास चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो क्या आएगा? सिर्फ इसके अलोंग आएगा। अगर मान लो चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, अगर चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा तो इस वाले कंपोनेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस वाले पे, पर वर्टिकल डायरेक्शन में कुछ ना कुछ कंपोनेंट आ जाएगा। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सोचना इस बात में जो मास्टर बोल रहा है। मैं क्या बोल रहा हूं? अगर ये Q नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा ना तेरे पास, तब उस वाले केस में क्या होगा? ये वाली वैल्यू उतनी आएगी अलोंग दिस एक्सिस, बिकॉज उसमें क्या होगा? सारा Q मान लो यहीं पे पड़ा होगा, इसमें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना। मतलब DQ का इंटीग्रेशन करेगा तो वापस Q बनेगा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होता है, नॉन यूनिफॉर्म थीटा सेम सब सेम, तो ये वाला सेम का सेम रहेगा, पर उस टाइम में क्या होगा? वर्टिकली कुछ ना कुछ वैल्यू आ जाएगी। पर आप विश्वास मानिए यूनिफॉर्मली आपको सवाल में गिवन होगा, नॉन यूनिफॉर्मली गिवन होगा नहीं। तो आप इसका रट्टा मार लीजिए। ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे अभी कई फॉर्मूले आएंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के। 12th की फिजिक्स में फॉर्मूले आपको याद करने पड़ते हैं। 11th में क्या है? बस सिर्फ थोड़ा बेसिक से आपने काम किया। एक सिंपल एक फॉर्मूला था फिजिकल में, उसे बहुत लंबे टाइम तक काम चल गया। ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ आपको रिजल्ट से याद रखने पड़ेंगे। हम ड्राइव कर सकते हैं पर इतना टाइम नहीं है। तो क्या फॉर्मूला है? KQX डिवाइड बाय R² प्लस X² की पावर 3/2। K पता तो कितना है? K की वैल्यू 1/4πε0 9 इंटू में 10⁹। Q क्या हो गया तेरे पास? चार्ज हो गया। X क्या है तेरे पास? सेंटर से कितनी डिस्टेंस है? X क्या है तेरे पास? सेंटर से कितनी डिस्टेंस है। बाकी तो इसको सॉल्व कर लेगा। तो अभी हम उसका एक सवाल करते हैं। ये EFI ड्यू टू रिंग ऑन इट्स एक्सिस एक इंपॉर्टेंट है, जिसके सवाल हम थोड़ा देख लेते हैं। इसका सवाल पूछ रहा था, कई बार डायरेक्ट पूछ लेता है कि यहाँ पे कहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम होगी या फिर कौन सी पोजीशन पे कितनी वैल्यू है। तो आपको प्रॉब्लम दिखा रहा हूँ आपको। सवाल ये है कि आपके पास यहाँ पे एक रिंग है, इस पे Q चार्ज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट है। UD भी लिख सकते हैं, मैंने पूरा लिखा है, वैसे आप UD लिख सकते हैं। चार्ज UD, Q UD, यहाँ पे UD लिखिए, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड। ये इसके एक्सिस पे एक पॉइंट है आपके पास में O, इसकी दूरी कुछ x मानिए, x को बार बार वेरी किया जा सकता है। पहला सवाल तो आपसे ये पूछा गया, फाइंड EFI एट पॉइंट O इफ x इज इक्वल टू √3r। अगर x की वैल्यू √3r है तो EFI कितना होगा? सबसे पहले ये पूछा। फिर आपसे क्या पूछा गया? फाइंड EFI एट सेंटर ऑफ द रिंग, मतलब सेंटर पे कितना EFI होगा। फिर थर्ड पूछा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x EFI विल बी मैक्सिमम, मतलब अगर हम x को थोड़ा कम ज्यादा करें तो कहीं पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रही होगी, तो वो कौन से x पे है। दोस्त ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें चांद तारे बना ले। यहाँ पे मैं स्टार्स लगा दिए इस पे, तू भी अपनी कॉपी में स्टार लगा लेना। यहाँ पे ये भाई साहब ये सवाल पक्का पूछने पूरे चांस रहते हैं। अगर आपने रिंग का पूछा ना तो आप मतलब अगर आप जैसे आप टेस्ट वगैरह देंगे तो आपको पक्का 3 से 4 बार इस तरीके का सवाल दिखाई दे जाएगा टेस्ट के अंदर। हो सकता है आपको जेईई मेन में दिखाई दे जाए, नीट में दिखाई दे, पॉसिबिलिटी है, बहुत पॉसिबिलिटी, इंपॉर्टेंट है ये सब। तो आप इसे छापिए और आप इसे करिए। पर इससे पहले ये समझना है कि यार मैक्सिमम आ क्यों रहा होगा, मतलब हमें गणित पे नहीं चलना। आप कोई भी नई चीज सीख रहे हैं थोड़ा शांति से बैठिए, थोड़ा विचार कीजिए उसके ऊपर, यार ये क्यों पढ़ रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है, ऐसा क्यों हो रहा है। अगर आप बिल्कुल ऐसे मशीन की तरह सीखेंगे तब तो आप मतलब बढ़िया रैंक नहीं लेके आ सकते।
जब आप चीज़ों को फील करें, एक एक चीज़ को फील करने थोड़ा टाइम चाहिए होता है। थोड़ा बैठिए, थोड़ा सा विचार किए, नोट सामने रखिए, शांति से बैठिए, आप उसे पढ़िए, तब आपको कुछ ना कुछ नया चमकेगा, वो फील आएगी। तो ये सवाल है दोस्त, इसको छाप और छाप के इस सवाल को सोल्व कर, फिर आप अपने मैच करते हैं भाई तेरा आंसर मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं करता। आई होप आपने कर लिया होगा, आपने वीडियो पॉज करके आपको करना था। तो हम सबसे पहले पहला सोल्व करते हैं ना। पहला सिंपल दिखाई दे रहा है, EFI निकालना है किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे जो EFI का फॉर्मूला होता है, सबसे पहले पहला कर रहे हैं तो फॉर्मूला कितना आता है, EFI का फॉर्मूला आता है E इज इक्वल टू KQX x स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2। इसका रट्टा मारना था, मैंने रट्टा मार दिया, मुझे याद हो गया। अच्छा, अब इसको पुट करते हैं, K Q की जगह Q, x की वैल्यू पुट करता हूँ। x की वैल्यू कितनी है मेरे पास, √3 है, बहुत बढ़िया। ठीक है, यहां पे चलता हूं, इसकी वैल्यू पुट करता हूं, तो कितना बनेगा 3R स्क्वायर, तो कितना बना 4R स्क्वायर की पावर 3/2। ऐसा ही है। अब कुछ जनता को ये नहीं सोल्व करना, तो ये आता है ना आपको सोल्व करना। क्या करेंगे, तो मैंने इसको लिखा E क्या बन गया तेरे पास, K Q √3R। अच्छा, ये कितना बनेगा, ये देख मैं बेसिस 2R की पावर कितना, 2R की पावर 2 बन गई है, 2R की पावर 2 कितना पावर है यहाँ पे 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया आपने। क्लियर, तो कितना बना आपके पास, ये बना KQ √3R डिवाइड में ये कितना बन गया 2R की क्यूब है, 2R की क्यूब मतलब कितना बन जाएगा 8R क्यूब, दिस विल बी 8R क्यूब। डन। अच्छा, अब आप इसको R से R काट दीजिए, तो E की वैल्यू कितनी आ जाएगी, E की वैल्यू आ जाएगी तेरे पास √3/8 KQ/R²। डायमेंशन तो वही रह रहा है ना, पहले भी EFI था KQ/R², अभी वही आएगा, वही आ रहा है। इज इट क्लियर। तो ये आपके पास EFI आ गया। पहला सिंपल था, बस आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, तो फॉर्मूले का रट्टा मार ले। ऐसे कई फॉर्मूले आएंगे, हम लास्ट में शॉर्ट नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे ताकि हम इन सबको याद रख सकें, नहीं तो हम भूल जाएंगे ना। फिर पूछा EFI एट सेंटर ऑफ द रिंग, दूसरा EFI एट द सेंटर ऑफ द रिंग। अब सेंटर ऑफ द रिंग के लिए या तो सीधा समझ ले सर, ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में सीधे वैल्यू रख देते हैं। सेंटर के लिए x की वैल्यू कितनी हो जाएगी तेरे पास, x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सेंटर कितना हो जाएगा, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पुट करेगा तो E कितना आएगा तेरे पास 0। ये तो हो गया गणित, दिस इज मैथ। अगर हम थोड़ा फील करें, अब हम थोड़ा फील करके देखते हैं फीलिंग से क्या समझ में आएगा। फील अगर तू करेगा तो फीलिंग में तो क्या समझ में आएगा, यहां पे मान ले, सुनना मेरी बात से ढंग से ना, यहाँ पे ऐसे रिंग है, ये वाली रिंग, इसको अब की बार ऐसे बोर्ड के प्लेन में रख दिया इस रिंग को। अगर तो इस वाले पॉइंट पे EFI निकाल जा रहा है, सेंटर पॉइंट है, तो सोच के देख, यहाँ पे एक DQ चार्ज होगा, ये DQ चार्ज कहाँ पे, ये इधर EFI देगा। यहाँ पे भी ऐसा एक DQ चार्ज होगा, वो किधर देगा, जस्ट अपोजिट देगा। मतलब इस DQ का जो EFI आ रहा होगा सेंटर पे, उसको ये वाला DQ मार रहा होगा। सिमिलरली यहां पे जो DQ होगा, इसका जो EFI आ रहा होगा, उसको कौन मार रहा होगा, जस्ट इसके अपोजिट वाला। क्यों मार रहा है, इसकी वजह से यहाँ पे EFI इस तरफ और इसकी वजह से ये इस तरफ, दोनों में इक्वल सेम। मतलब सबकी वजह को, मतलब सब, जैसे इसको भी एंटी करने वाला एक पार्टिकल, मतलब एक छोटा चार्ज पार्टिकल है, इसको भी करने वाला एक छोटा चार्ज पार्टिकल, तो सबकी वजह से देखेगा नेट कितना दिखाई देगा तेरे को, 0। तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया तेरे पास, E नेट इज 0। तो ये फीलिंग से, तो हम कोशिश करते हैं चीजों जितना फील कर सके उतना फील करें, बिकॉज हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फिजिक्स में मतलब मैथ आप मिनिमम इन्वॉल्व कीजिए। क्लियर। अब हम चलते हैं जो हमें सबसे इंपॉर्टेंट लग रहा था, दैट इज थर्ड पार्ट। इसको आपने छाप लिया, आई होप आपने सही किया होगा। उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, नहीं आप सही करें ना करें, मैं हमेशा अच्छे ऐसी उम्मीद करूंगा आपने कर लिया होगा। उम्मीद अच्छी करो जीवन में। चलो भाई, अब करते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x EFI विल बी मैक्सिमम। तो यार मुझे पहले थोड़ा फील करना पड़ेगा, सर ये क्या मतलब, क्यों x पे मैक्सिमम आने का चक्कर क्या। सेंटर पे कितना, सेंटर पे कितना EFI 0, बिल्कुल सही। इन्फिनिटी पे कितना, इन्फिनिटी पे इनफाइनाइट दूर चला जाएगा, तो इनफाइनाइट दूर चला जाएगा तो पॉइंट चार्ज ऐसा बन जाएगा, बिकॉज इनफाइनाइट डिस्टेंस पे तो एक पॉइंट चार्ज है ना। ये मैंने बताया ना, पॉइंट चार्ज क्या होता है, जब आपके डिस्टेंसिंग कंपैरिजन में कोई पॉइंट बहुत छोटा हो, कोई बॉडी मान लो डिस्टेंसिंग कंपैरिजन में बहुत छोटी है, तो पॉइंट चार्ज मान लेंगे। तो इन्फिनिटी के टर्म में भी आपको पॉइंट चार्ज दिखाई देगा। फिर वहां पे क्या फॉर्मूला है, KQ/इन्फिनिटी का स्क्वायर, तो कितना आएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, एक थर्ड पार्ट करें, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो मैंने बोला सेंटर पे EFI कितना, एट सेंटर EFI कितना है आपके पास 0।
एट इंफिनिटी EFI कितना है तेरे पास, अगेन 0। मतलब यार ये तो सही चीज है। तो सोचिए ग्राफ कैसा आता होगा, ग्राफ देख, मैं EFI ग्राफ बना रहा हूं, ये EFI का ग्राफ है किसके वर्सेस, पोजीशन के वर्सेस, ऐसे या फिर रिंग बना के दिखाया जा सकता है। यहां पे 0 इंफिनिटी पे 0, तो ग्राफ कैसे गया होगा, पहले ऊपर गया होगा फिर कहीं पे जाके फिर ऐसे आया होगा, ऐसे तो आया होगा EFI ग्राफ, EFI वर्सेस R। ये ग्राफ है EFI का, सेंटर पे 0, इंफिनिटी पे 0, मतलब बीच में अगर ऊपर चढ़ना शुरू हुआ, बीच में तो कुछ नॉन जीरो वैल्यू थी ना, अभी हम निकाल रहे हैं, तो बीच में नॉन जीरो वैल्यू कहीं पे मैक्सिमम पे जाके वापस नीचे आएगा ना, तो कहीं पे भी तो एक ऐसी पोजीशन आएगी कोई स्पेशल एक्स जहां पे ई क्या होगा आपके पास, मैक्सिमम। हमें इस एक्स की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ रही है? सर इसमें क्यों मैक्सिमम की बात करें, बिकॉज सेंटर पे 0 इंफिनिटी पे 0 है, तो सेंटर पे 0 इंफिनिटी पे 0, बीच में को नॉन जीरो, पक्का कहीं ना कहीं मैक्सिमम आया होगा। तो एक इसमें ऐसी खूबसूरत पोजीशन आती है जहां पे EFI क्या होता है आपके पास, मैक्सिमम। अब हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। कैसे निकालते थे मैक्सिमम, तो आप पता है EFI ई कितना है आपके पास, KQX डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर कितना, 3/2। अब हम इसे मैक्सिमाइज करना है, जहां पे मैक्सिमम होगा एट मैक्सिमम पोजीशन, एट मैक्सिमम वैल्यू, या फिर ऐसे लिख लो, व्हेन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ EFI एट दैट पोजीशन, क्या होगा आपके पास, DE/dx कितना होगा, 0। ऐसे ही करते हैं मैक्सिमम निकालने के लिए, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज करना होता है उसको लिख लो, तो मैंने लिख लिया EFI को मैक्सिमाइज करना है। ये किसका वेरिएबल है, मतलब इसमें वेरिएबल टर्म क्या, एक्स वेरिएबल है, तो जहां पे मैक्सिमम हो रहा होगा वहां पे DE/dx कितना होगा, 0 होगा। तो आइए ये काम शुरू करते हैं। KQ तो बाहर आ गया, कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया इसको। एक्स का डिफरेंशिएशन किया, पहले ऐसे करें, पहले ऊपर वाले करते हैं, फिर नीचे वाले को बख्शते हैं, फिर माइनस लगाते हैं, फिर इसको करते हैं, फिर उसको बख्शते हैं। डिफरेंशिएट करना आता है ना आपको। इसका डिफरेंशिएट किया तो कितना बना, 1। इसका करते हैं तो कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस। ठीक, अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो यहाँ पे कितना आ गया, 3/2 बाहर आ गया आपके पास, और ये कितना बन गया, रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहाँ पे इसको इधर कर दे साइड में थोड़ा ना, D/dx इक्वल टू 0 भी कर रहे हैं हम, ये ठीक है। इसका किया माइनस से किससे किया, 3/2 आ गया, -1 किया तो ये आ गया आपके पास, फिर एक्स का किया तो कितना बना, 2x, और इसको सेम का सेम रखा तो ये x, डिवाइड में इसकी पावर कितना, इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की क्यूब। ये किसके बराबर आना चाहिए तेरे पास, 0 के बराबर आना चाहिए। इतनी बात समझ रही है तेरे को, यहाँ ये सही है। ये बात हमने डिफरेंशिएशन किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डिफरेंशिएशन किया। पहले इसका किया तो ये इसका डिफरेंशिएट 1 हो गया, इसको सेम का सेम रखा, माइनस, फिर इसको डिफरेंशिएट किया। ये मेथड पता है ना आपको, डिवाइड में जब दो फंक्शन होते हैं आपके पास, x बाय y, जैसे कोई भी मान लो आपके पास टर्म है, f1 डिवाइड बाई, इसको f1 बोलते हैं, इसको f2, तो ऐसे करते हैं, पहले f1 को डिफरेंशिएट करते हैं, f2 को छोड़ते हैं, फिर माइनस करके f2 करते हैं। तो वही प्रोसेस हमने किया है। अब 0 में गया तो ये तो साफ हो गया, उधर जाके ये भी साफ हो गया, तो इसकी टेंशन ही नहीं है अपने। यहां पे देख क्या बन रहा है तेरे पास, इसका ये कॉमन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट कॉमन आ जाएगा तेरे पास ना, तो यहाँ पे कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सिर्फ क्योंकि इसको काटेगा तो ये पावर हाफ है, कॉमन लेगा तो ये हाफ है, तो हाफ है तो यहां से हाफ कम करेगा तो इतना बचेगा, और ये फिर बाद में 0 के साथ भेज दे उसको। ठीक है, इतना आ गया, माइनस यहाँ पे कितना बचा तेरे पास, ये बचा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अच्छा, अगर इसको हम सोल्व करें तो कितना आएगा आपके पास, यहां से बन रहा है 2x स्क्वायर, दिस इज 2x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, r/√2। वाह, मतलब अगर आप सेंटर पे देख रहे हैं 0, फिर बढ़ रहा है, कहां पे मैक्सिमम आएगा आपके पास, r/√2 पे मैक्सिमम आएगा, फिर वापस क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। मतलब ये जो ग्राफ हम बना रहे थे, इसमें ये वाली वैल्यू कितनी आएगी, r/√2। तो दोस्त इसको भी याद रखना है, इसका भी रट्टा मारना है ना, इसको रिजल्ट बार बार हम ड्राइव नहीं कर पाएंगे, आप उसको याद ही रखना है कि कहां पे मैक्सिमम आता है EFI। अगर आप रिंग से बात करें तो r/√2 डिस्टेंस के ऊपर जो EFI आता है वो मैक्सिमम आता है, r/√2 से इधर भी कम है, उधर भी कम है। इज इट क्लियर? तो ये वाला लास्ट वाला पार्ट आपके पास में बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं, आप इसको छाप लीजिए। सवाल है आपके पास, एक रिंग है, ऐसा सवाल आपने देखा हुआ है, एक रिंग है और यहाँ पे एक चार्ज है। इससे पहले जो था आपके पास में, उसमें रिंग क्या थी, फिक्स्ड थी। रिंग अगर आपके पास में फिक्स थी तो सिर्फ ये पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा था। अब की बार हमने क्या किया, रिंग एंड पॉइंट चार्ज बोथ आर फ्री टू मूव, दोनों फ्री है मूव करने के लिए।
एक पॉजिटिव है और एक आपके पास नेगेटिव चार्ज। इसमें प्लस क्यू से माइनस क्यू, इसका मास m है पॉइंट चार्ज का, और इस रिंग का मास 2m है। ये UD है, मतलब इस पे क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, मैंने आपको बताया था भी अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट होगा तो EX तो उतना ही आएगा, मतलब अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ना होता तो EX तो उतना ही आता, पर EY बदल जाता तो वो ऐसा ऑसिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो इसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट रखा है, आपको समझ में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूट ही मिलेगा। अब आपने क्या किया, सेटअप को इक्विलिब्रियम थोड़ा डिस्प्लेस किया, तो अगर डिस्प्लेस करेंगे तो आपके पास कुछ टाइम पीरियड आएगा, तो वो टाइम पीरियड आपको निकालना है। ये डिफरेंट क्यों है, बिकॉज पहले सिर्फ M ऑसिलेट करता था, अब ये दोनों ऑसिलेट करेंगे ऐसे ऐसे ना। तो ठीक है सवाल ये, तो ये सवाल आप थोड़ा टाइम टेकिंग है, आप इसे अच्छे ढंग से कीजिएगा। हम इस सवाल को नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो ये सवाल आपके होमवर्क में है। ठीक, तो आप इस सवाल को फाइनल रिजल्ट निकालेंगे, हो सके जितना इजी आप करना मतलब कर सके मैक्सिमम उतना इजी तक लेके जाना है इसको। हम नेक्स्ट क्लास में इस सवाल को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जो अपने सवाल कर रहे हैं कंसेप्चुअल सवाल है ना, मतलब आप अगर आपको क्लिक कर गया तो ये सवाल मतलब नहीं, फटाफट हो जाएगा सवाल, और नहीं क्लिक करेगा तो आप गणित में फंस जाएंगे, पर सवाल इस निकल के नहीं आएगा। एक सवाल में क्या, ये दो रिंग है ना, ये भी फिक्स है आपके पास रिंग, और ये वाली रिंग भी फिक्स है। ठीक है, इस पे चार्ज क्यू है, इस पे भी चार्ज क्यू है। इसका भी जो सेपरेशन है वो बहुत बड़ा, इनफाइनाइट नहीं है पर बहुत बड़ा है एज कंपेयर टू आर। मतलब ऐसा नहीं है सर ये 10R 20R 100R 200R 300, ऐसा बड़ा है सेपरेशन। अब आपसे ये पूछा गया कि सवाल क्या है, सवाल ये है कि इस एक्सिस के अलोंग, ये जो एक्सिस है आपके पास, अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग there are how many points where EFI will be 0। सवाल समझ में आ गया आपको? आपको बताना है इस एक्सिस पे दोनों पे चार्ज सेम रखा है, क्यू रेडियस सेम है, इस एक्सिस पे ऐसे कितने पॉइंट्स आपको मिलेंगे जहां पे EFI की वैल्यू कितनी होगी, आपके पास 0 होगी। तो सवाल सोचने वाला है, अच्छा सवाल है, तो आप इसको सोचिए फिर अपने इसको सॉल्व करते हैं। हुआ सवाल ये, आंसर आएगा इसका 3। और आप अगर चाहें कि सर जी और टाइम दीजिए, हम थोड़ा और अटेम्प्ट करेंगे, तब तो आप इस सवाल को यहीं पे छोड़ लो। और अगर आप बोले करना है तो अपने कर भी सकते हैं, क्या किया जाए। अभी तो आप सामने हो गए तो आप बोल रहे हाँ सर जी कर दो, छोड़ दो, पर मोस्टली लोग वैसे छोड़ दो, हम थोड़ा टाइम लेंगे। तो ठीक है, अपने सवाल को एक बार के लिए स्किप कर दे, पर सवाल बढ़िया सवाल है। और जब आपका अगर ये जवाब आ जाए ना 3, जब आपका ये जवाब आ जाए 3, तो मेरा सेकंड सवाल भी है इसके अंदर ना। पहले 3, तो 3 वाला मैं बता देता हूं आपको। 3 वाले में आप ऐसे समझिए, तो हिंट देके छोड़ता हूं। हिंट क्या है ना, आप EFI का कर्व बनाओ, EFI कर्व ऑफ रिंग। EFI का कर्व अगर आप रिंग पे बनाएंगे तो ये हो जाएगा। अगर आपसे कोई स्टूडेंट को कर लेता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में बताइए सर हाँ ये सवाल हमसे हो गया। अगर ये सवाल आपसे हो जाए तो इसके बाद में मेरा एक और सवाल है इसके अंदर कि भाई साहब x की वैल्यू कितनी हो, सो दैट जो पॉइंट्स का काउंट है, जो पॉइंट्स है आपके पास में वेयर EFI इज 0 पॉइंट्स, x की वैल्यू कितनी हो, सो दैट पॉइंट वेयर EFI is 0 become 2। आपको बताना क्या ऐसा कभी संभव है क्या कि आपके पास जो पॉइंट्स का काउंट है वो 2 बच जाए? उसके लिए अगर ऐसा संभव है कि नहीं पर ये बताना है। अगर वो संभव है तो आपको ये बताना है कि उसके लिए x की वैल्यू कितनी होगी। और आपको एक बार चमकेगा तो फिर तो इस क्यू को ही वेरी करके बहुत सारे रिजल्ट्स निकाले जा सकते हैं, पर एक बार इसको सीक्रेट डब्बे में बंद रखते हैं, हम नेक्स्ट लेक्चर में खोलेंगे। बिकॉज मैं अभी कर दूंगा तो फिर आप थोड़ी देर ट्राई करेंगे, फिर आप बोले चलो देख लेते हैं, पर मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए ना। तो आपको आई होप अच्छे सवाल है, आप सही ढंग से इसको सोच लीजिएगा। ठीक, तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये लेक्चर यहीं पे खत्म करते हैं, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। पर जो होमवर्क मिला ना दोस्त, वो होमवर्क सही ढंग से करना ना, सवाल ही तुझे सही ढंग से सिखा सकता है। चाहने तो कोई ऐसा भी हो सकता है मैं जितने कंसेप्ट थे या जितने सवाल थे सबके सब दे दूं, कोई सवाल नहीं फंसेगा, पर वो अच्छा नहीं है। सवाल फंसना चाहिए, अगर तेरा कोई सवाल फंस रहा है तो तुझे खुश होना चाहिए, वाह मेरा सवाल फंसा। क्योंकि जो चीज़ फंसी तो वही तो नहीं जाननी है ना, जो मान ले जो तुझे आती थी वो तो हो ही जाएगा ना। तो अगर सवाल फंस रहा है तो तुझे ऐसा दुखी नहीं होना सवाल क्यों फंस रहा है, सवाल फंस रहा है कोई दिक्कत नहीं, अब उस पर टाइम डिवोट कर, उससे सीख, सवाल से, तो सवाल ही तुझे सिखाएगा। तो आई होप तू बहुत बढ़िया ढंग से काम करेगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।